हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन। ये सेशन न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रफली 20 टू 25 ऑड मार्क्स आपके यहाँ से आते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता पेपर में हमेशा पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आएगा। एक न्यूमेरिकल को हल्का सा ट्विस्ट करके फॉर्मूला के बेस पर या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेस पर भी पूछा जा सकता है। सो एवरीबडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यस दिस पर्टिकुलर सेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, तो एंड तक इसके साथ में बने रहिएगा। लेकिन पेन और नोटबुक के साथ में और कैलकुलेटर हो सके तो जरूर साथ में रखिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ ही साथ एवरीवन, अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अगर ये देखना है कि न्यूमेरिकल सेशंस, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आया हुआ था, बिकॉज आइडिया नहीं लग पाता, तो आप हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इनफैक्ट उस पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर आपको सॉल्व्ड आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से जरूर उसको देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड अगर आपको लगता है प्रिपेयर करते हुए आपको उसमें से ऑल क्वेश्चंस जो आपने उसमें देखे हैं उसको आप एक बार समझना भी चाहते हैं, तो उसका स्पेशल सेशन हमारे यूट्यूब पर भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन यहाँ मिल जाएगी। और पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड करना होगा तो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक अवेलेबल है। प्लीज वहां से जाकर उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए पिछले 4 पेपर्स के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स, क्या आया है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है ना। विद दिस पॉजिटिव मोमेंट चलिए शुरू करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल सेशन। अब जैसे एक क्वेश्चन, ये बुक का ही क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस श्री इंद्र कुमार प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 के हिसाब से आप हमें ये बताइए कि आपका वैल्यू क्या आ रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब आपको ट्रायल बैलेंस का कुछ भी निकालना हो, देखिए डेबिट साइड निकालने को बोल दिया जा सकता है या फिर क्रेडिट साइड बोलने को दिया जा सकता है कि आप डेबिट साइड निकाल दो या आप क्रेडिट साइड निकाल दो। एंड द कूल पार्ट इज दोनों की वैल्यू आती है नॉर्मली बिल्कुल सेम। अब इसके अंदर जैसे आपको वैल्यू दी हुई है तो आप इसका ना पूरा क्वेश्चन ही समझा देती हूँ, फिर इसका जल्दी करने का तरीका भी बताती हूँ। जैसे इंद्र कुमार है, इंद्र कुमार की कैपिटल है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिट साइड पर जाती है। ठीक है, देन ड्राइंग्स आपका डेबिट में जाता है, याद है, DEALER, यानी ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये तीन हमेशा आपको डेबिट में मिलेंगे। क्या मिलेंगे डेबिट में? DE and A, ये आपको हमेशा मिलेंगे। फर्स्ट इज ड्राइंग्स, सेकंड इज एक्सपेंसेस एंड थर्ड इज एसेट्स, ये तीनों आपको मिलेंगे हमेशा डेबिट के अंदर। तो अब जैसे ड्राइंग्स है, ये डेबिट की आइटम हुई, बैंक बैलेंस भी डेबिट की आइटम हुई, और क्रेडिट की आइटम क्या हुई फिर? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी हमने अगर किसी से पैसे लिए हुए हैं तो वो मेरी क्रेडिट की आइटम हो गई। डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो मेरा खर्चा है। डिस्काउंट अर्नड, ये मेरी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर आती है। सैलरी इज एन एक्सपेंस, राइट, तो वो डेबिट में आएगा। परचेजेस भी इज एन एक्सपेंस, वो भी डेबिट की आइटम है। सेल्स इज योर इनकम, इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड पर। Printing and stationery, it's an expense. Then comes the next part is your loan from X, मैंने किसी से लोन लिया, वो मेरे सर पर बोझ है, वो मेरी लाइबिलिटी हुई। ठीक है, देन लोन टू वाई, इट्स लाइक मैंने किसी को लोन दिया है, मैं तो रिलैक्स मोड हूँ ना, पता है उससे पैसा आना है, वो मेरा एसेट है। मशीनरी ऑन द डेबिट साइड एंड कैश इन हैंड अगेन ऑन द डेबिट साइड। तो ये आपका पूरा निकल कर आ जाता है इसका सिनेरियो। सो अब अगर मुझे कोई बोल दे कि आप एक काम कीजिए, या तो आप डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में से किसी एक का टोटल बना दीजिए, मैंने आपके मार्क कर दिए इसमें क्रेडिट साइड की आइटम्स क्या हैं, और जो आइटम्स मेरी डेबिट साइड की हैं वो हैं जो भी अनमार्क्ड है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मुझे पता है, मुझे बिगिनिंग में दिख रहा है एक तरह से कि क्रेडिट साइड की आइटम्स क्या है, कम है, और डेबिट साइड की आइटम्स ज्यादा है, तो पेपर में क्यों ना मैं क्रेडिट वालों का ही टोटल कर दूं। मेरी क्रेडिट साइड पर मेरी कैपिटल कितनी थी? 15,000। ओवरड्राफ्ट कितना था? 5,000। और डिस्काउंट अर्न कितना था? 2,000।
और देन वी हैव दिस 20,000 सेल्स का अमाउंट, और लास्ट इज 8,000। मेरा आंसर आ गया 50,000। चाहे मैं डेबिट साइड से उठाऊं चाहे मैं क्रेडिट साइड से उठाऊं, मेरी वैल्यू तो आइडली सेम ही आती है। ट्रायल बैलेंस का वही तो मतलब होता है। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 50,000। पेपर में अगर टाइम बचाना है और आपको आपकी ट्रायल बैलेंस का टोटल निकालने को बोल दिया जाए, तो कोई एक साइड से आप निकाल देंगे, आपको दूसरी साइड का टोटल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये दिखता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन आपकी मैकमिलन बुक के अंदर ही है। इसे करवाने का बेसिक रीजन है कि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर के अंदर आपको अगर जल्दी से कोई क्वेश्चन निकालना हो तो उसका क्या तरीका है। डेबिट साइड आपके होते हैं ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स का, और क्रेडिट साइड आपका होता है लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू का। तो दिस इज योर डीलर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपको बेस समझ में आ जाए कि इसका होता क्या। अच्छा, अब ये भी हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू 200 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। यानी हमारे पास गलती सिर्फ टोटल ऑफ इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, हमारे जेब से कोई मुझे ना मैंने मान लीजिए कोई पेन खरीदा, वो पेन के लॉट के अंदर एक पर्टिकुलर बॉक्स खराब निकला, डैमेज निकला, इंक निकली हुई थी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो जो परचेज किए थे ना वो वापस भेज दिए। जब कोई चीज परचेज की हुई मैं वापस भेज देती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। और उसे हम ये भी कहते हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। जब भी हम किसी चीज में रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न नोट करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर यहाँ पर, अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और तो बताया नहीं, दिस इज अ वन साइडेड एरर। एक ऐसा एरर जिसमें आपको ये पता है कि बुक का एक हिस्सा तो गलत है, दूसरे का मेरे को कुछ नहीं पता। जब हमें दूसरे का पता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ही पता है, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब हमारे पास आता है गुड्स वर्थ ₹100 वर परचेज्ड फ्रॉम ब्रॉड एंड कंपनी बट द अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब ये देखिए, फर्स्ट इज दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। पेपर में ना ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं कि व्हाट इज ऑन द डेबिट साइड एंड व्हाट इज ऑन द क्रेडिट साइड, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के फॉर्मेट पे कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द सेकंड वन आई एम जस्ट using a different pen altogether. Goods worth ₹100 were purchased from Broad and Company. मैंने ना goods purchase किए थे Broad and Company से, but the same amount was entered in sales book and the account of Broad and Company was correctly credited. कहते गड़बड़ क्या हुई है। चलिए, हमने goods purchase किए, that means purchases to Broad and Company। मैंने इन एक्चुअल जो मेरी करेक्ट एंट्री है, मैंने उनसे गुड्स खरीदे हैं कितने के, मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं ₹100 के। अब हुआ क्या, मैंने अपनी बुक्स में गलती से इसको सेल्स की एंट्री डाल दिया, लेकिन ब्रॉड एंड कंपनी को मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी। इसका मतलब मैंने कोई चीज परचेजेस तो लिखी नहीं, मैंने लिख दिया टू सेल्स, और ब्रॉड एंड कंपनी भी अपनी सही जगह पर था। तो अगर ब्रॉड एंड कंपनी भी अपनी सही जगह पर था, तो ये वाली चीज अभी भी सही चल रही थी, बट गड़बड़ क्या हो गई, मैंने एक सेल्स अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। यही हुआ ना, कुछ बनता तो था नहीं। ये भी आपका एक तरह से वन साइडेड एरर्स ही जा रहा है, और ये एरर ऑफ आपका आ जाता है, एरर ऑफ कमीशन बन जाता है एक तरह से। ठीक है, अब इसको हम सही कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको परचेज सही तरीके से बुक करनी थी, कहते हाँ जी, कहते आप कर लो परचेजेस को बुक, परचेजेस अकाउंट डेबिट, आप 100 बुक कर लो परचेजेस को। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मैंने सेल बुक कर दी है ऑन द क्रेडिट साइड। याद रखिए, अकाउंट्स का रूल होता है, आप ना कभी कोई चीज आपने प्लस नोट कर दिया, आप इसको रब करके माइनस नहीं कर सकते, नहीं अलाउड ये। अगर कोई चीज प्लस कर दी है तो आप उसको फिर उसका माइनस क्रिएट करके, एक तो पहले इसको करोगे आप नलिफाई, फिर आप असली चीज उसके अंदर डालोगे। तो मतलब अगर मैंने ये सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट साइड पर एग्जिस्ट करवा दिया है, इसको मुझे खत्म करना होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज क्रेडिट में क्रिएटेड है तो खत्म कैसे करेंगे, सेल्स को डेबिट करके, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 100। मेरे पास से क्या आ गया, कहते अब
ब्रॉड एंड कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा अकाउंट जिसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ दूसरे ही हिस्से में प्रॉब्लम है, तो वो आप क्या कहोगे? लेट्स क्रिएट द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और 200 रुपीज हम वहां डाल देते हैं। ऐसे करते करते हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका सस्पेंस अकाउंट आता होता है, ये सारे सस्पेंस अकाउंट इकट्ठे कर लिए जाते हैं और इनको सेट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे आपका डेबिट में 200 बना और क्रेडिट में भी 200 बन गया, यानी जितने का गैप क्रिएट हो रहा था वो पूरा का पूरा गैप सेट ऑफ भी हो गया। हमने अपनी गलती खत्म कर दी। इस तरीके से जो भी आपका सस्पेंस अकाउंट होता है एंड में आकर ये बचना नहीं चाहिए। ये एंड में बच रहा है मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल नहीं है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये देखिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो ये उसका सोल्यूशन है। जस्ट हैव अ लुक एट इट एवरीवन, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। डन। डन एवरीवन, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें हमने गड़बड़ करी है। फर्स्ट केस में तो हमने चीज डाली ही नहीं थी, तो हम आधा भूल गए थे। दूसरे केस में हमने कर दी गलती। डन। अब ये आया आपका पूरा न्यूमेरिकल सेशन। अच्छा, मतलब ये पूरा आ गया इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अब हम आगे चले, थोड़ा धीरे धीरे बिगनिंग वाला पार्ट कर रही हूँ ताकि ना थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी ना बुक का ही है जो मैं अभी आगे करवा रही हूँ। मैंने बिगनिंग के कुछ क्वेश्चन जो है आपके वो बुक के ही रखे हैं। बाकी काफी क्वेश्चंस मैंने बुक के ना पिछले पिछले कुछ कुछ सेशंस में करवाए हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट वे से, लेकिन हाँ उन्हीं क्वेश्चंस के जैसा आपको करवा रही हूँ, क्योंकि पेपर में ना फ्रैंकली बताऊँ तो मैकमिलन बुक से बहुत बार पेपर आता है। तो आपको ना ध्यान से पढ़ना है इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 20,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। ये डेप्रिसिएशन के बारे में है। परचेज्ड ऑन 1 September 2020, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। अब बताइए कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। मान लीजिए आपको ना क्वेश्चन कहता है कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑन, हमने 2020 में बाय की है, व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन टिल 2025। आपको मैं ऐसे बोल दूं तो आप क्या करोगे? कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन? पहली बात, जब आपने चीज खरीदी थी 20,000 की, आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 20%, तो आप क्या निकालोगे? WDV मेथड जो हम लोग कहते हैं ना, वैसे ये WDV मेथड का क्वेश्चन है बुक के अंदर। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसमें स्पेसिफाई भी कर दूं। ठीक है, ये लीजिए। ये ना पेपर में एक्चुअली ये WDV मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, तो उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया आपके लिए। अब अगर मान लीजिए मैंने 20,000 का कोई एसेट खरीदा, और सरप्राइजिंगली मैंने उसको खरीदा था 1 September को। 1 September को बाय किया है, तो हमारे पास कितने मंथ्स हो गए? जरा सोचिए। 1 September को बाय किया है तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, इस हिसाब से आपके पास टोटल बन गए 7 मंथ्स। तो क्या हम कह सकते हैं 20% का, 20,000 का 20% करके 7/12 कर दीजिए, है ना? वैसे ना इसको एक काम करती हूँ, थोड़ा इजी कर देती हूँ क्वेश्चन को। मतलब बेसिक समझाने के लिए तो ये बनाए थे क्वेश्चंस। चलो, इसका थोड़ा सा इजियर पार्ट ये है कि हमने ना सितंबर नहीं बाय किया, और मैं इसे कह देती हूँ कि 30 सितंबर को मैंने इसको बाय किया है। 30 सितंबर यानी 6 मंथ्स निकल गए हैं। 6 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन लगानी है आपको। और WDV मेथड क्या कहता है, जो भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू होती है उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए आपकी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन को।
अब ये कैसे करते हैं, देखिए 20,000 रुपीज की मैंने चीज परचेज करी, इनटू आप कर दीजिए 20%। फर्स्ट ईयर में तो 20% लगना चाहिए, नहीं, जितने टाइम यूज किया उतना टाइम, 30 सितंबर को 6 मंथ्स हो गए कंप्लीट। अब कितने मंथ्स रह गए, 6। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, यानी फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास डेप्रिसिएशन हम बुक कर रहे हैं 20,000 पर, वो कितनी हुई, दैट वुड बी 20,000 का 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन लगेगी फर्स्ट टाइम पे। रीजन, हमने चीज यूज 6 मंथ्स की है, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगी सिर्फ आपकी उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास आ जाता है, यानी सेकेंड ईयर में आपके पास क्या आ जाता है कि अब आप दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है जो भी पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू थी वो इस साल की ओपनिंग वैल्यू बनेगी। तो क्या मैं नोट कर सकती हूँ कि 18,000 मेरी पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू थी, वो इस बार ओपनिंग वैल्यू बन गई। तो 18 में से हम माइनस क्या करें, 18,000 का। अब क्योंकि चीज पूरे साल इस्तेमाल हो रही है, तो आप उस पर डायरेक्टली 20% लगा दीजिए। तो दिस गोज अप टू 3,600 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि 1800 में से 20% माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई 14,400। तो ये आपकी वैल्यू थी 2020 to 21, जब आपने चीज को यूज किया था सिर्फ हाफ ईयर। और उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन निकलेगी फॉर द एंटायर ईयर, यानी फ्लैट 20% पर। तो ये आपका आया 21-22 की डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड ईयर जब शुरू होगा तो आपके पास थे ही 14,400। अब डेप्रीसिएशन इसके ऊपर डायरेक्ट लगेगी 20% की, क्योंकि हम चीज यूज करी जा रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, आप 14,400 का 20% निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 14,400 का 20% वो आपका आता है 2,880। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 14,400 माइनस देयर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वर्किंग 20%। तो इसमें वैल्यू रह जाएगी 1152। नहीं, 14,400 माइनस 20%, 520। अब देखिए आपकी आफ्टर द फर्स्ट डेप्रिसिएशन, जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन थी वो 2000 थी, क्योंकि वो आपकी 6 मंथ्स की थी। यानी अगर मेरे को फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगती तो वो हाईएस्ट जानी थी 4K की। सेकेंड ईयर में मेरी कितनी लगी, 3600, क्योंकि वैल्यू कम होगी। देन थर्ड ईयर में कितनी रहेगी, 14,400, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, तो इसका 20% भी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बनेगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि जो आपकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाती है, तो वो उसी के ऊपर आप अगले साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है ना। एसेट का इस्तेमाल जितना जितना आप करते जाते हो, एसेट की वैल्यूएशन उतनी ही गिरती जाती है। ऑब्जोलीजेंस का पॉइंट आ जाता है ना इसके अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर मेथड का फॉर्मूला सिर्फ ये है कि ये क्लोजिंग पर निकालता है वैल्यूएशन। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोर्शन देयर। अब आपको अगर मैंने बोल दिया कि 2025 के अंदर हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये 2021-22 था, ये 22-23 था। तो अब मैं क्या करूंगी, अगली बार का 11,520 में से इसका 20% माइनस कर दूंगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, 11,520 में से इसका 20% माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 9,216। तो 2021-22-23 और ये रहा हमारे पास 24-25। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैम बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर हम हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद हम कितने पे स्टैंड करते हैं, तो मैं बोलूँगी देखिए वी आर एट 9,216। और अगर बाई चांस आपने बोल दिया कि मैम मेरे को ये भी जानना है कि आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो 1120 का अब आपका जो डेप्रिसिएशन था वो था 2304। तो अगर आप मुझे बोलोगे मैम मेरे को टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन दे दो, तो ये आपकी टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में हमने हाफ लगाई, बिकॉज हमने उस चीज का यूज कम किया था। और उसके बाद डेप्रिसिएशन हर जगह लग रही है फुल फुल, क्योंकि चीज हमने फुल फुल यूज की है। ठीक है ना। तो आ गई वैल्यूएशन।
डन। चलिए जी, ये आ गई हमारी एक इम्पॉर्टेंट एरिया टू कवर। ये पेपर के अंदर आता है। अब ये तो था WDV मेथड। जो भी हमारी क्लोजिंग वैल्यू होती है ना, उस पर अगली डेप्रिसिएशन लगती है। डेप्रिसिएशन के और भी तो टेक्निक्स थे, आई होप वो सारे आपको याद है। SLM मेथड कहता है कि आप ना एक ही वैल्यू पर अपनी हर बार डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे। एक ही वैल्यू पर अपनी वैल्यू वो डेप्रिसिएशन निकालने का मतलब होता है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है आप कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दीजिए और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स से। तो जितने भी ईयर्स का हमारा ये वैल्यूएशन रहता है, जैसे मैंने बोला कि पता है मैंने ना AC खरीदा 65,000 का, तो कहते हैं उसमें ना मेरे को मान लीजिए 2,000 का मेरे को उसमें खर्चा लग गया इस चीज़ का कि इंस्टॉल करना था, सब कुछ करना था। तो 67,000 उसमें पाइप लगनी थी, तो 67 के लग गया। अब मैंने जब इस AC को बिल्कुल एंड में जाकर भी बेचूंगी ना, मुझे स्क्रैप के बदले इसके मे बी 7,000 तक मिल जाएंगे। और कहते हैं ये एसेट आपने यूज कितने करना है? मैंने कहा 10 years तो करना है। तो मैं कहूंगी कि देखिए 60,000 रुपीज जो है ये मेरे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग इट विद द एसेट डिवाइडेड बाय 10। तो क्या मैं कह सकती हूँ ₹6,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अ जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बस इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हर बार ना सेम ही अमाउंट माइनस होती जाती है। SLM में ये चीज करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम पता चल गया आपकी डिपोजिशन कितनी है, आप उसी को प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं। तो ये होता है SLM मेथड में। तो और जबकि WDV में क्या कहता है कि जो भी क्लोजिंग वैल्यू है उसके ऊपर आगे निकाला जाता है। तो SLM method is comparatively easier and WDV is also something which is a little on the tougher side as compared to आपका SLM मेथड। इसमें कि इसमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ना SLM में, उसमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थे आपके दो इम्पोर्टेंट एरियाज। एवरीबॉडी ये क्लियर है सबको? चलिए, फिर अब हम एक और चैप्टर डिस्कस करें। मतलब दिस इज अ पोर्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आपने मुझसे पैसे मांगे, मैंने आपको बोला मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ना अभी क्या कहते हैं पैसे नहीं है। मैं आपको 3 months बाद पैसे दे दूंगी। आपने कहा कि मैम रिटर्न फॉर्म में दे दो कि आप मेरे को पैसे दोगे। मैं कहा सर मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लिखवा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता ठीक है मैम। अब मैंने क्या किया, मैंने उन्होंने मुझे बोल दिया, तो देर इज बेसिकली आई उन्होंने मेरे को ऑर्डर किया कि निहारिका मैम यू हैव टू पे मी आफ्टर 3 months दिस मच अमाउंट ऑफ मनी विद दिस मच अमाउंट ऑफ कैश। अब पेपर में क्या आ जाता है इस चैप्टर से, ये ड्यू डेट वाला पोर्शन बहुत बार पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 28th of April 2019 payable after 30 days, what is the final maturity due date? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे ये बताओ ड्यू डेट क्या है आपकी। अब याद रखिएगा ड्यू डेट निकालते वक्त ना हमेशा जैसे जो 28th है ना इसको काउंट नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। जब भी आपको डेज कैलकुलेट करने, डू नॉट इंक्लूड दिस वन। तो मतलब अगर मेरे को 30 days चाहिए तो मतलब 2 days तो मेरे हो गए अप्रैल के, यानी आपका 29 and 30। फिर 2 दिन यहाँ हो गए तो 28 days ऑफ मे आ गए। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो फाइनल ड्यू डेट है वो 28th of May हो गई? बट ये तो इसमें गिवन ही नहीं है। एवरीवन, एक रूल है कि जो भी आपका ड्यू डेट बन रहा होता है ना उसमें ऑटोमेटिकली इसमें 3 days और ऐड होते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, कि आपको 3 days का ग्रेस मिल रहा है। ग्रेस मिलने का मतलब है कि आपको ना मतलब उसी ड्यू डेट पर नहीं देना, यू हैव गॉट 3 more days उसके बाद आप पे करते हो। बट इसका याद रखिएगा अगर थर्ड डे के ऊपर आपका वो पड़ गया, कोई भी नेशनल हॉलीडे पड़ गई, होली, दिवाली या फिर क्रिसमस या कोई भी आपके जो मेन डेज है जिन पे छुट्टियां होती हैं, तो अगर कोई पब्लिक हॉलीडे वाले दिन की बात आई तो एक दिन कम कर दीजिएगा, एक दिन पहले दिया जाता है। और व्हाट इफ हमारे कंट्री के अंदर कई बार एकदम से इमरजेंसी हॉलीडे भी डिक्लेयर हो जाती है, तो अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो उस केस में भी यू हैव द
लेवरेज की, वहां पर आप क्या करोगे, तब आप +1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा चले जाओगे इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट। तो अगर आपको जिस दिन का आपका बिल है उसके साथ में जिस दिन आपको पे करना है उसे 3 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर वो ड्यू डेट फॉल करती है किसी पब्लिक हॉलीडे पर तो एक दिन पहले दे दीजिएगा पैसे, और अगर बाद में फॉल करती है तो उसके बाद दीजिएगा। हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए ना, कोई भी किसी भी कारण कुछ हो जाए तो कंट्री के अंदर, तो वो इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है। तो वह इमरजेंसी हॉलीडे वाले दिन, उस दिन कोई पैसे की लेन देन नहीं होगी, उसके नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस ड्यू डेट कॉन्सेप्ट। तो अगर 28 अप्रैल है, जस्ट लीव दैट स्पेसिफिक डे एंड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट जितने दिन रह गए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इन दिस केस हमारे पास मई के 3 डेज आप ऐड कर दीजिए, 29, 30 एंड 31। तो उस हिसाब से आंसर बन जाएगा आपका 31st, अच्छा नहीं, मार्च क्यों बनेगा, इसका 31 बनेगा। ठीक है, ये ना मैंने गड़बड़ की हुई है, मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर इज ए। नीचे आंसर ठीक लिखा हुआ है, बस मैंने यहाँ पर गलती से नीचे 31 मार्च स्पेसिफाई कर दिया, इसका 31 मई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। चलिए अब हम चले आगे। ये रहा इसका आंसर। आई होप ये विजिबल भी है। जस्ट अ मोमेंट, ये लीजिए, ये रहा इसका आंसर। आपका ड्यू डेट ऑफ द बिल हो जाता है 28 मई के अंदर, आपको एग्जैक्टली 30 डेज ऐड करने हैं, और उसके बाद आपको 3 डेज ग्रेस के भी ऐड करने हैं। 31 में ना तो इसमें कोई आपकी गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ती है, यानी पब्लिक हॉलीडे पड़ रही है, और ना ही इस पर कोई आपका पब्लिक हॉलीडे पड़ रही है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम देर। तो उस टाइम पर आप काम कर सकते हैं, उस टाइम पर ये पैसे दे सकते हैं। ये आपका आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, डन एवरीवन। अब चलिए चलते हैं आगे। अब ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड ने होल्ड किया था बिल ऑफ एक्सचेंज विद फेस वैल्यू ऑफ 35,000। मेरे बिल की फेस वैल्यू है 35,000 की। ये मेच्योर हो रहा है इन 3 मंथ्स। अ बैंक offers to a discount the bill at an annual discount rate of 8%. What amount will ABC receive after discounting the bill? डिस्काउंट करने के बाद उनको पैसे मिलेंगे कितने? ए बी सी ने होल्ड किया था बिल विद फेस वैल्यू ऑफ 35 के। तो ठीक है, मतलब देखिए, आपको मैंने एक बिल बेचने की कोशिश की है। मैंने आपको बोला मुझे ना मिस्टर ये ए बी सी कंपनी के पास बिल है, ठीक है, उनके पास मुझे ना मिस्टर वाई से पैसे आने हैं 35,000। आपने क्या किया, मैं मेरे को अब आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी है, इस केस में दिया हुआ है कंपनी ए बी सी है, उसके पास में एक बिल है ना, जिसकी फेस वैल्यू 35,000 है, और उसको अगर 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, बट व्हाट इफ उनको अभी एकदम से पैसे चाहिए हो, तो क्या ये किसी को दे सकते हैं? क्योंकि ये आप अपनी अर्जेंसी के हिसाब से वर्क कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको एकदम से पैसा चाहिए तो उस केस में आप क्या करते हो, अगर आपको एकदम से पैसा चाहिए और आपकी सामने वाली बिल रिसीवेबल पार्टी मान नहीं रही है पैसे देने को, तो आप उसको वो उसका वो राइट किसी और को बेच दीजिए। राइट टू रिसीव पेमेंट, राइट टू रिसीव मनी। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि उस केस में वो डिफाइन कर देते हैं कि बैंक कहता है कि देखो, अगर आपने 1,000 रुपीज हमको दिए हैं, आपने बिल पकड़ा है 1,000 का, आपको उसके बदले आपको मिल जाएंगे 900 रुपीज। तो मतलब बेसिकली बैंक भी तो अपना इंटरेस्ट कमाएगा ना। तो ये चीज तो होती है कि जो एक्सचेंज के केस में जो फेस वैल्यू होती है ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हमारा वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसके ऊपर कुछ पैसा कट के ही हमें दिया जाएगा। बैंक हमको पूरे पैसे एक बारी में थोड़ी देगा। और बैंक अगर पैसे दे देगा पूरे के पूरे, हमने 10,000 डाले और 10,000 उसने वापस कर दिए, बैंक तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ गया, उसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो अगर मैंने ये बिल बैंक को बेच दिया तो 35,000 इंटू 8% आप कीजिए, यानी कितना आया 35,000। वैसे उसमें से अगर मैं पहले 8% निकालूं, दैट इज बेसिकली 2,800 रुपीज। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2,800 रुपीज कम आएंगे, 35,000 में से आप 2,800 रुपीज कम कर लीजिए, 32,200 है जिसके बारे में ये बात की जा रही है।
डन एवरीवन। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास एक बिल था, जो बिल मेरे को अपने पास नहीं रखना था, मैंने किसी को बेच दिया। अगर वो बिल मैंने बैंक को बेच दिया, बैंक बोलेगा 100 रुपए का बिल है, 100 रुपए ही वापस लेकर जाओगे, तो मैं क्या कमाऊंगा? तो हमने बोला ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि कुछ चीजें आप कर दीजिए, कुछ करवा दीजिए। या दूसरी चीज क्या हो जाती है कि यहाँ पर आप जो बिल है, अब आपको पैसे उस पर्सन से लेट आने आपको पता चली गया, तो आप वो वाले पैसे कहीं और मार्केट में दे दो। ठीक है ना, आपकी ब्लॉकेज भी ना हो और ना ही आपका नुकसान हो। ये चीज हम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप अपना बिल बेच दिया और आपके पास आ गए पैसे, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके आप अपनी वर्किंग कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग सब चीजें देख सकते हैं। राइट। तो देखिए, अब इस बिल में क्या बना, हमारे पास 35,000 का हमारा बिल था। ठीक है, 35,000 का बिल, और 8% निकाला, तो वो मेरा बन गया 2,800। बट ये जो 2,800 है, दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर द एंटायर ईयर ना। तो अगर मेरे को 3 मंथ्स के लिए चाहिए होगा तो मैं कैसे करूंगी? इंटू 3/12 कर दूं। क्यों? तो मेरा डिस्काउंट कितना हो गया, 3/12 किया, वो बन गया 700 रुपीज। इसका मतलब बिल तो मेरा 35,000 का था, जो मैंने बैंक को सेल कर दिया क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, वो कितना बन गया 35,000 में से, अब मैं माइनस कर दूंगी ये 700 रुपीज, और मेरी वैल्यू आएगी 34,300। दैट वुड बी योर वैल्यू फॉर द अमाउंट। ठीक है। तो दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। देखिए, बैंक भी तो पैसा कमाएगा ना। जितने टाइम के लिए बैंक बिल होल्ड करेगा, उतने टाइम के लिए बैंक को पैसा मिलेगा। तो इसका आंसर आता है 34,300। अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग की वैल्यूएशन दियो ना, कि डिस्काउंट कितने परसेंट पे है और कितने टाइम के लिए है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपके बिल की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाय आपका डिस्काउंट आप रेट कर देंगे, और डिस्काउंट रेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। अगर 6 मंथ्स है, जितने भी मंथ्स के लिए आपका बिल होल्ड बैंक करता है, इस केस में नॉर्मली बैंक को हम सेल करते हैं ना, डिवाइडेड बाय आपके 12, यानी आपके पास 12 मंथ्स होते हैं। तो ये इसका आ जाता है फॉर्मूला। अब आ जाता है, ये इसकी पूरी वैल्यूएशन का तरीका है। मतलब ये मैंने दे दिया है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। मेरा बेसिक एम है कि मैं आपको चीज़ बता दूं, उसके बाद आपको जो भी इसको पढ़ रहा होगा उसको देखकर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आया। ABC firm draws a bill of exchange on 1st of August for 1 month। अच्छा, ये क्या फर्क है? डेज के अंदर आप क्या करते हो, एग्जैक्ट डेज की कैलकुलेशन करते हो। जब मंथ गिवन होता है ना, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको सिर्फ मंथ चेंज करना है। इट डजेंट मैटर वो मंथ कितने डेज का है, बिकॉज 30 डेज का भी मंथ होता है, 31 डेज का भी मंथ होता है, इवन 28 डेज का फेब्रवरी भी है, और लीप ईयर में तो वो 29 डेज का भी है। तो आपने जब मंथ लिख दिया जाए, तो आपने डेज नहीं कैलकुलेट करने, आपको मंथ से मतलब है। अगस्त का पूरा मंथ एक तरह से क्या हो गया फिर? अगर आपका 1 मंथ का बिल है तो अगस्त का पूरा मंथ का हो गया। तो यानी 1 मंथ बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1st of September। ये बन जाएगी आपकी ड्यू डेट। बट मैंने अभी बताया पीछे कि अगर आपको ड्यू डेट निकालने को बोला जाए, तो आपको उसमें क्या ऐड करना है, 3 डेज ग्रेस। आप कर दीजिए ऐड। यानी आप 1 सितंबर में 3 डेज ऐड करोगे तो कितना बन गया, 4th of September। ये आ गया। बट ये याद रखिएगा, जब डेट डेज गिवन हो, जब डेज गिवन हो, मंथ नहीं, जब डेज गिवन हो, तो जिस दिन बिल इशू होता है उस दिन को छोड़कर आपको आगे के डेज काउंट करने हैं, उस दिन को काउंट नहीं करना होता। वो आप याद रखिएगा। इसमें तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि डेट सेम है, सिर्फ डे आपको मंथ चेंज करना होता है। द ऑप्शन इज नंबर 4, यानी 4th of September। इनके सॉल्यूशंस के मतलब आपको बहुत से क्वेश्चंस में ना मैंने आंसर भी साथ में पीछे दे दिया है। द बेसिक पर्पसेस, जो भी आप बाद में इसकी पीडीएफ देख रहा होगा, वो आपको हमारी वेब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे उसको रिव्यू कर लीजिएगा, आपको इसका सोल्यूशन साथ में ही दिख जाएगा। मेरा बेसिक एम है कि मैं आपको ये हर तरह के क्वेश्चन करवा दूँ। अब ये आया अगला क्वेश्चन, मैंने आपको एसएलएम मेथड करवा दिया, मैंने आपको डब्ल्यूडीवी मेथड करवा दिया। एक मेथड होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये मुझे उम्मीद है डेप्रिसिएशन में से ना केस स्टडी बनकर आती है। तो एक छोटी सी केस स्टडी मैंने ये आपके लिए बना दी है। बुक की क्वेश्चन का एक तरह से ये रेप्लिका है।
ठीक है, क्योंकि बुक वाला क्वेश्चन मैंने ना पीछे मैराथन्स में आपको करवा दिया है। XYZ लिमिटेड परचेजेस अ मशीन ऑफ फॉर 1,80,000। अच्छा, 1,80,000 की मैंने कोई मशीन खरीदी और ये 6 लाख यूनिट्स पर बना सकती है फॉर इट्स लाइफ टाइम। टोटल बना सकती है 6 लाख यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, एंड हैज एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। मतलब 1,80,000 की मेरी परचेज वैल्यू है, उसमें से आप माइनस करेंगे 30,000। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहता है जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ही डेप्रिसिएशन लगाओगे। यानी आप पूरी परचेज वैल्यू में से आप माइनस क्या कर दोगे, स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड क्या कर दोगे आप इसको नंबर ऑफ टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट्स, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। ठीक है, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उससे होता है। तो अगर 1,80,000 आपके पास यूनिट्स है, उसमें से 30 कर दीजिए आप माइनस, जो कि स्क्रैप वैल्यू है। मतलब हमने सोचा था 1,80,000 की हमने चीज खरीदी है, पूरी खत्म हो जाएगी, कहते नहीं 30 तो आपको मिल जाएगा। मतलब मेरी डेप्रीसिएशन वैल्यू इस केस में आई 1,50,000। और अब क्वेश्चन कहता है कि इन द फर्स्ट ईयर इट प्रोड्यूसेस 1,50,000 यूनिट्स। 1,50,000 मेरी डेप्रीसिएशन वैल्यू है टोटल, और 6 लाख यूनिट्स मैंने टोटल बना सकती हूँ पूरी लाइफ टाइम में। और इस बार मैंने कितने बना दिए, इनमें से मैंने 15,000, 1,50,000 बना भी दिए। ठीक है, तो क्या मैं करूं, इसके मैंने 1,50,000 आउट ऑफ 6 लाख बना दिए, मतलब एक तरह से 1/4 तो मैंने बना ही दिया ना। हाँ, मेरा 1/4 डेप्रिसिएशन इसमें खत्म हो जाएगी। तो 1,50,000 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख कर देते हैं, वैल्यूएशन आती है 37,500 की। बेसिकली यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहता है जितनी आप चीज प्रोड्यूस करोगे उतना ही उस पर लगेगी डेप्रिसिएशन। तो आंसर इज बी। नाउ कम्स द आंसर इज बी। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी परचेजेस इक्विपमेंट ऑफ 6,000 विद एन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ 600। हमने चीज खरीदी थी 6,000 की, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इज 600। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 600 में 6,000 में से 600 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, मेरे पास बच गया 5,400। 5,400 मेरी उस चीज की परचेज वैल्यू है। मतलब मेरे को ये पता है डेप्रिसिएशन लगेगी टोटल 5,400 की ओवर द लाइफ। इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, 3 साल के लिए ये चीज यूज हो सकती है। यूजिंग द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर। हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा पहले साल में। अच्छा, 5,400 इसकी पूरी लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन है ना। इससे आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5,400 पूरी लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन है। सम ऑफ डिजिट्स मेथड क्या कहता है, कहते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट कहता है जब आप पहले साल, मतलब 3 इयर्स इसकी लाइफ है ना, जब आपने फर्स्ट ईयर शुरू किया यूज करने लगे तो कितने साल पड़े थे, मैंने बोला 3। सेकेंड ईयर में कितने ईयर्स पड़े थे, 2। जब लास्ट ईयर शुरू हुआ तो 1। मतलब आपके नंबर ऑफ सम ऑफ ईयर्स डिजिट बन गए 6। तो यानी हमारे पास नीचे जो इसको बोलते हैं सम ऑफ एट डिजिट, का मतलब होता है कि आपके जितने साल बच जाते हैं एक साल, मतलब जब हम प्रोडिक्शन यूज करना शुरू करेंगे तो कितने कितने साल बच जाते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने आज शुरू किया यूज करना तो 3 साल पड़े हैं, सेकेंड टाइम में 2 साल पड़े हैं, थर्ड टाइम में 1 ईयर ही पड़ा है सिर्फ। तो मैं कह सकती हूँ कि देखिए मेरे पास मेरी डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 5,400, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे बुक होती है, पहले आपने डेप्रिसिबल वैल्यू 5,400 इज द टोटल अमाउंट, डेप्रिसिएशन कैसे लगी है, जब पहला साल शुरू हुआ। इन्होंने बोला है मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बताओ। जब फर्स्ट ईयर शुरू हुआ तो मैं कहूंगी कि देखिए मेरे पास 3 साल पड़े हैं आउट ऑफ टोटल कितने सम ऑफ डिजिट्स 6। सेकेंड ईयर में कितने पड़े हैं 5,400 इंटू, अब 2 इयर्स पड़े हैं आउट ऑफ सम ऑफ ईयर्स डिजिट 6। थर्ड ईयर में आकर मैं आपको बोलूंगी 5,400 इंटू 1/6। इससे मुझे मिल जाएगी हर साल की रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन। तो कहना है से दिस 5,400 इंटू 3/6। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन मांगी है इन्होंने, दैट वुड बी 2,700। सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी 5,400 इंटू 2/6, वो बन जाएगी मेरी ₹1,800। थर्ड ईयर की मेरी बन जाएगी 5,400 डिवाइडेड बाई 6, वो आ जाएगी मेरी टोटल 900।
एंड दिस इज इट। तो अगर मुझे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछ दिया जा सकता है, एक तो डेप्रिसिबल वैल्यू कितनी है, कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, सॉरी कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू। मैंने बोला कि पता है मेरे को चीज मिली है 6,000 की, आपने बोला मैम 6,000 की आपकी बॉट है, अग्रीड, लेकिन अब आपने उसमें से 600 रुपए तो रिकवर ही कर लेने हैं। यू बॉट समथिंग फॉर 6,000 एंड you will recover 600 out of it. Technically, hardly 5,400 rupees is the total amount of reduction in the value that you are facing. 6,000 की चीज खरीदी, 600 में से उसमें से चले गए, तो 5,400 का टोटल उसमें वैल्यू गिरने वाली है, और वो आपको पूरे 3 साल में बांट कर चलनी है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर में 3/6, सेकेंड ईयर में 2/6, लास्ट ईयर में 1/6। तो डेप्रिसिएशन मेरी ऐसे निकलेगी। केस स्टडी फॉर्मेट में अगर तो हो सकता है फर्स्ट ईयर पूछ ले, डेप्रिसिएशन की बजाय ये पूछ ले बैलेंस कितना बच गया किसी भी ईयर में, वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, अगर बैलेंस पूछे, इसको ध्यान से देखना है। मेरी फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन 2,700 है, ये किस पर लगती है, 5,400 पर या 6,000 पर? सोचा है कभी? देखिए, कैलकुलेट करते हुए मैंने निकाला फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 2,700, बैलेंस कितना रह गया, जब मैंने चीज खरीदी 6,000 की, और पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 2,700, तो यानी फर्स्ट ईयर एंड में मेरे पास में क्या बचा, 3,300 की वैल्यू बची। सेकेंड ईयर में उसमें से 1,800 रुपीज फिर चले गए, यानी मेरे पास सेकेंड ईयर एंड में सिर्फ 1,500 रुपए की वैल्यू बची। उसमें से थर्ड ईयर में 900 फिर चला गया। देखिए, एंड में आके आपके पास बचे 600 रुपीज की वैल्यू। वही है ना, चीज खरीदी 6,000 की, और जिस समय मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, मेरे पास वो एंड में सिर्फ 600 की रह जाएगी, है ना। डन। तो ये देखिए आ गया समझ में। तो डेप्रीसिएशन जो लगती है वो आपकी कॉस्ट पर लगती है, ठीक है, उसे गलत नहीं लगाना। वो आपकी डेप्रीसिएबल वैल्यू पर नहीं लगती। डेप्रीसिएबल वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारा टोटल डेप्रीसिएशन लगती है, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो ओवर द इयर्स स्प्रेड होती है ना। ठीक है ना जी, गॉट द पॉइंट। ये आ गया आपका सेकेंड एरिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसका आया 2,700। सेकेंड ईयर में वैसे मैंने अभी सारा ही करवा दिया क्वेश्चन, तो एक तरह से इसमें कुछ भी आ जाए, तो अगर आपको पूछा जाए सेकेंड ईयर की कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल 5,400 हमारी डेप्रिसिबल वैल्यू है, और सेकेंड ईयर यानी हमारे पास बचे हैं 2 years आउट ऑफ 6, है ना। वो सम ऑफ ईयर्स डिजिट है ना, मतलब जितने आपके साल हैं टोटल, उनको आप टोटल करके डिवाइड कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है इसका, तो ये आएगा, इसका सेकेंड ईयर में कितना आया था, 1,800। तो ये रहा आपका आंसर। ये वाले क्वेश्चन ना एक्चुअली बुक में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी फॉर्मेट में आ जाता है, और आता है इस चैप्टर में से केस स्टडी हमेशा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को पढ़ें। स्टेटमेंट्स कहती हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। एंड then second statement says the capital minus liabilities is equal to assets, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। अ फर्म हैज assets worth rupees 24,000, liabilities worth rupees 6,000, what would be the capital there? अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैं अगर आपको कहूँ कि मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, तो इस क्वेश्चन को समझने का सिंपल तरीका यह है, आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आती है, या बेसिक इक्वेशन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं उसको, मतलब एक ही चीज के कितने सारे नाम है। इसका फॉर्मूला ये कहता है जो भी बिजनेस आपके पास एसेट है, बिजनेस में जो भी आपके एसेट है वो कैसे बनते हैं, एक लगते हैं आपके पैसे यानी आपकी कैपिटल, और एक होते हैं बाहर वालों के पैसे, दैट इज आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो आप क्या कहोगे इसमें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तो पॉइंट नंबर 1 सही है, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया गलत।
थर्ड कहता है फर्म के पास एसेट्स हैं 24,000 रुपीज के और लाइबिलिटीज हैं 6,000 रुपीज की। सॉरी ये रही ना। तो कैपिटल कितनी होगी? अगर ये आपकी 6,000 है, अब यहाँ पर देखिए, जब भी बेसिक याद है अकाउंटिंग के अंदर, हम अकाउंटिंग क्या मैथ्स में ही करते थे, जब भी कोई चीज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर लेती है। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड बन जाता है। तो अगर ये 6,000 प्लस की वैल्यू थी, वहां जाकर माइनस बन जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल 24,000 रुपीज का सामान है, जिसमें से 6,000 तो मैंने बाहर वालों से लिया है, तो मेरे कितने होंगे? 18,000। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया है ना, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, दिस इज एक्स, तो इसको आप वहां लेकर जाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 24,000 माइनस 6,000, गिविंग मी अ वैल्यू ऑफ 20, कितना आ गया? 18,000। ठीक है। द बैलेंस शीट विच डज नॉट हैव एनी आउटसाइड लाइबिलिटी वुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपका कोई बाहर से कोई पैसा ही नहीं है, फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपने बाहर से किसी से पैसे ही नहीं लिए, सिर्फ बिजनेसमैन के पैसे हैं, तो ये क्या होगा? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस इट्स टर्म लोन, इट्स कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू दैट एक्सटेंट। अगर कोई फर्म टर्म लोन लेती है तो क्या होगा? टर्म लोन लेना यानी मेरा एक तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 10 लाख से, और मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्या हुआ? राइट साइड पर मेरे पास 10 लाख का एक लोन ऐड हो गया। तो टेक्निकली जब भी मैं कोई लोन लूंगी, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, लेकिन मेरे सर पर बोझ भी तो बढ़ेगा कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो वो भी यहाँ आएगा। तो उस हिसाब से आपकी वैल्यूएशन में 10 लाख इधर आया और 10 लाख इधर आएगा। तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? When a firm increases its term loan, तो this has to be specified further there। तो मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? नहीं, फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट सही है, फोर्थ भी सही है। अच्छा ये वाला गलत हो गया ना। द कैपिटल इज रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट, कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला गलत है। मतलब मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन सही कर दिया, बट ये कह रहा है कि आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, कैपिटल को कुछ नहीं होता। ये तो आपका एक लाइबिलिटी बढ़ गई और आपका एक एसेट बढ़ गया। तो इसका आंसर ए ही आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन ना आपको, जैसे ये बोलने को तो थ्योरी है, लेकिन कहाँ है ये थ्योरी? जिसको प्रैक्टिकल नहीं आता उसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ ए बी सी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको बोला गया है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाल लीजिए। एक तरह से बैलेंस शीट बनाने को बोला जाएगा। बैलेंस शीट जब आप बना रहे हो, कोई एक साइड आप निकाल लो, या तो लाइबिलिटी साइड पूरी कर लीजिए या फिर आप एसेट साइड पूरी कर लीजिए। जो पूरी हो गई आपकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कैश, कैश आपका एसेट होता है क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। डेटर, राम भी हमारा एक डेटर है, नोटेड, कितना? 20,000। फिर हमारा है बिल्स पेबल, किसी को हमने पैसे देने हैं, तो ये रहा। देन स्टॉक इन ट्रेड, ये आया आपका 7,000। अब बिल रिसीवेबल, मुझे किसी से पैसा आना है, वो भी मेरा एसेट होता है। बिल रिसीवेबल कितना है जी? 2,000। देन बैंक बैलेंस, ये भी मेरा पैसा है। बैंक बैलेंस इज योर 30,000। एंड चेक इन हैंड, ये पैसे मुझे अभी नहीं आए लेकिन फ्यूचर में तो आएंगे ना, तो चेक इन हैंड भी मेरा आ गया यहाँ पर 6,000। तो ज़रा देखिए टोटल कितना बना। 10 प्लस ये तो 30 यहाँ हो गया 37। मेरे पास आया 69,000 प्लस 6,000, मेरा टोटल तो बन गया 75,000। अब ये 75,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ना 85 है, ना 80 है, ना 69 है। तो मेरा आंसर क्या निकला? मेरे अकॉर्डिंग मेरे टोटल एसेट्स जो हैं वो 75,000 के, लेकिन 75,000 इसमें कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में से एक और केस स्टडी निकालूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू निकालिए।
अगर 75,000 ही मेरा एसेट होता है तो लाइबिलिटी साइड भी उतनी ही होगी। 75,000 में से सिर्फ 5 बाहर वालों का है, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल की वैल्यू हो गई आपकी 70,000। देखिए, क्वेश्चन में से भी आगे केस स्टडी बन जाती है ना। ओके जी, अब चलते हैं आगे। ये आपका आंसर इज डी, 75,000। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, मतलब क्योंकि ये बुक के ही चीज़ों से बने हुए हैं, मैंने कहीं और से नहीं बनाए। विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज और आर करेक्ट? प्रॉफिट कैसे बनता है, प्रॉफिट कैसे आता है? फॉर्मूला याद है, मैंने कई बार करवाया, भी पीछे सेशंस में भी करवाया। एक होता है आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालते हैं ये? सेल्स तो यही है, हम अकाउंट्स में यूज करते हैं सीपी यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने सेल किए उनकी कॉस्ट कितनी बनती है, वो कैसे निकलता है? सेल्स में से आप माइनस क्या करेंगे? एक होता है पुराना स्टॉक जो पड़ा होता है। मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी ओके, मेरे पास, जैसे हम बेसिक बात करते हैं ना, चलिए, आई थिंक देयर वुड बी सो मेनी मेन एंड वुमेन एज वेल, है ना। अभी आईपीएल चल रहा है, मेरे पास ऑलरेडी 10 बॉल्स पड़ी थी। मैंने ना क्या किया, मेरे पास 10 बॉल्स पड़ी हैं, और लेदर बॉल्स जिनसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं। हमने क्या किया, मैच से पहले हमने उसमें मान लीजिए 14 बॉल्स और रख ली। हुआ क्या कि हमारे पास अब बॉल्स कितनी हो गई, जब आईपीएल शुरू हुआ होगा या मान लीजिए मैचेस की सीरीज शुरू हुई है, तो हमारे पास टोटल थी 24 बॉल्स। एंड में आकर हमने देखा कि कितनी बॉल्स बच रही हैं आफ्टर द सीजन इज ओवर। कहते हैं उनमें से ना सिर्फ 3 ही ब्रांड न्यू पड़ी हैं, बाकी सब तो यूज हो गई। तो आपको पता है आपके क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3। तो आप क्या बोलोगे, मैम देखो हमने 24 बॉल्स रखी थी, उनमें से 3 बची हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 21 बॉल्स इस पर्टिकुलर आईपीएल में यूज हो गई, है ना। तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। 21 बॉल्स थी, एक बॉल अगर 10 रुपीज के, तो 210 रुपए हमने बना दिए। मतलब बॉल महंगी होती है ऑब्वियसली, बट जस्ट मेकिंग अ रैंडम अमाउंट, जस्ट टू मेक इट क्लियर। तो एक होता है आपका पुराना स्टॉक, एक आपने और खरीद लिया होता है, और इसमें कई बार आप एक्सपेंसेस भी करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस क्या करते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक हमारा क्लोजिंग यानी एंड में रह जाए, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक डिफाइन कर देते हैं। तो आंसर इज ए। डन एवरीवन? सॉर्टेड? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ये रहा इसका सोल्यूशन है। जस्ट अ मोमेंट, दिख रहा है ना ये आंसर इसका? इसका थोड़ा सा मैं आंसर छोटा भी कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। डन। तो इसका आंसर आपका ये रहा, दिख रहा है ना। इसके इन सब के ना आपको सॉल्यूशंस भी साथ में मिल जाएंगे, तो आप इसको आराम से पॉज करके बाद में देख भी लीजिएगा। चलिए देन आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द ओपनिंग कैश बैलेंस इज 10,000। मेरे पास ओपनिंग कैश का बैलेंस है रुपीज 10,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किए 1,000 पेन्स फॉर 20,000 ऑन कैश बेसिस। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मेरे पास पैसे पड़े थे 10,000 रुपए, ठीक है। फिर हुआ क्या, सोल्ड सम ऑफ द पेन्स फॉर रुपीज 16,000। यानी मैंने जब गुड्स बेचे हैं थोड़े से, तो वो मैंने कितने के बेचे? जो मैंने, जब ऑब्वियसली कैश आया ही ना मेरे पास, जब मैं चीजें बेचूंगी तो 16,000 मेरे पास आया सेल करके, बाय कैश सेल। और जो मैंने परचेज करते हुए पे किया होगा वो मेरा कैश परचेजेस है। कितना? 20,000 का। 26,000 की चीज खरीद के उसमें से 16 मैंने निकाल दिया। तो अब कहता है इनकर्ड द एक्सपेंसेस ऑन कैरेज एंड फ्रेट, मतलब मैंने और पैसे भी लगाए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ मेरे जो कैश लगा है वो लगा है 500 रुपीज का। और
लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी निकाल कर दो। क्वेश्चन मुझे और कुछ नहीं कह रहा, वो मेरे को कह रहा है कि आप एक तो ओपनिंग कॉग्स निकालो, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इन्होंने कॉग्स मांग लिया तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर यू हैव परचेज पेन फॉर 20,000, मतलब आपकी परचेजेस आ गई 20,000 की, ठीक है। और अब आपने क्या किया, ओपनिंग में आपके पास पिछला 1,000 का सामान पड़ा था, 20 आपने और खरीद लिया, और एंड में आपके पास बचा है सिर्फ 8,000 का सामान, और आपने 500 रुपीज लोगों को पहुंचाने में लगाए। तो क्या आप कह सकते हो कि 1,000 का सामान हमारे पास ऑलरेडी था, फिर 20,000 मैंने और खर्चे, मेरा टोटल खर्चा हो गया 21,000। 21 में मैंने 500 रुपीज और खर्चे, मेरे ये ट्रैवलिंग वगैरह के गैरेज इनवर्ट वगैरह के एक्सपेंसेस, उसमें से 8,000, 8,000 अभी भी पड़ा है। तो इसका मतलब मैंने जो सेल किया है उसकी टोटल वैल्यू बन गई 13,500। दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन? एक मिनट, अब दिखेगा, अब दिख रहा है 13,500। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 13,500, मतलब आपका जो टोटल आपने प्रोड्यूस करके बेचा है उसकी कॉस्टिंग निकल कर आके 13,500। आपने चीज बेची कितने की है, 16,000 की, सोल्ड सम ऑफ द पेन्स, 16,000 की आपने चीज बेची है जो कि 13,500 की थी। एवरीबडी, अ प्रॉफिट और अ लॉस? आई वुड से इट्स अ प्रॉफिट, क्योंकि हमने बेची ज्यादा वैल्यू की थी और हमारे प्रॉफिट बनता था 2,500। कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है इधर, ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन देखिए पैसे कितने लिमिटेड बनते हैं। हाँ जी, देखिए आगे ना वैल्यूएशन। ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं, इसका वैल्यूएशन निकाल दी, इसके अंदर से अगर आपको जीपी निकालना होगा तो क्या आएगा। अब मेरे पास जीपी आ गया 2,500 का, और नहीं, इसका लास्ट आया ना इसका ऑप्शन, इसका मैं आंसर ठीक कर देती हूँ, ठीक है। ये तभी क्वेश्चंस में साथ साथ करवा भी रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। 13,500 है, लेकिन आपका ना जीपी ज़्यादा है, मतलब क्योंकि चीज़ हमने बेची 16,000 की है, तो 16,000 में से हमने जो कैरेज इनवर्ड जो हम परचेज करते हुए हम जो खर्चा करते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर यहाँ पर हमने किसी को सेल करते हुए किया होता ना, वो इसमें नहीं आना था, ये रूल है, ठीक है। डन। अब चलिए ज़रा आगे चलते हैं। आंसर इज डी, ये रहा आपका आंसर। आंसर सही लिखा हुआ है, बस वो मार्किंग का फर्क आया हुआ था। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको दिखा नहीं रही हूँ, उनको सॉल्व भी आपके साथ में कर रही हूँ। तो आई होप आज ना कोई भी ऐसा नहीं है जो क्लास के अंदर बैठा है और वो क्वेश्चन साथ में कर नहीं रहा, क्योंकि याद रखिए अकाउंट्स का एक बड़ा प्यारा रूल है। अकाउंट्स कहता है बुक उठाओ, नोटबुक उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, फिर मेरे को पढ़ने बैठो, उससे पहले कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपका शेयर्स में से। 100 shares of rupees 100 each issued at a discount of 5% are basically what have we done, they are forfeited for non repayment of allotment money। ना उसने allotment का पैसा दिया, ना उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। अच्छा एवरीवन, सेकंड एंड द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड टिल द फोर फीचर ऑफ द शेयर्स, मतलब फोर फीचर तक ये भी हमने कॉल नहीं की थी। व्हाट इज द अमाउंट, हाउ मच विल बी क्रेडिटेड टू द शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर वो होता है जो पैसा वो पर्टिकुलर पर्सन दे चुका है, लेकिन हम कहते हैं कि एक तो अब आप शेयर होल्डर नहीं हो, आपको कब से बोला हुआ है पैसे दो, आपने पैसे दिए नहीं, तो हम कहते हैं कि अब आपको हम अपनी शेयर होल्डर की लिस्ट में से ही बाहर निकाल रहे हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। 100 shares ऑफ रुपीज 100 ईच थे और 5% का डिस्काउंट था। तो इसका मतलब जो नॉर्मली क्या होता है, डिस्काउंट आपका अलॉटमेंट में दिखता है। तो इसकी पहले एक बार कॉल्स नोट कर लें। एक होगी इसमें शेयर एप्लीकेशन, एक होगी इसमें शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। एक आ गई शेयर आपकी सेकंड फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, दे हैड अ फर्स्ट कॉल एंड दे हैड अ शेयर फाइनल कॉल।
फाइनल कॉल अभी इन्होंने करी नहीं है, तो इसको तो साइड पर रख दीजिए। ये वाला आपका फोर फीचर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मंगाए ही नहीं है। अब वो कहते हैं द फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 20 एंड द फर्स्ट कॉल मनी 20। तो ना इन्होंने 20 यहाँ के दिए हैं, ना 20 यहाँ के दिए, तो एक तरह से 60 तो इसी के अंडर हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यूएशन है इसके अंदर हमारा शेयर तो था 100 रुपीज का, 100 में से आपका 5 रुपीज कौन सा हो गया, 95 की कॉल रह गई, क्योंकि 5 रुपीज तो किस चीज के हैं, हर शेयर के ऊपर 5 रुपीज का डिस्काउंट है। 95 में से मतलब एक शेयर पर 95 में से 20 उसने दिए नहीं है, ठीक है, ना फर्स्ट कॉल दी है और ना ही फाइनल कॉल दी है। तो अगर आप 95 में से ये माइनस कर दो, 95 में से 60 माइनस कर दो, इसका मतलब उस पर्सन ने दिए ही 35 रुपीज थे। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन रीपेमेंट, ना उसने अलॉटमेंट मनी पे की, ना उसने फर्स्ट कॉल पे की, ना उसने फाइनल कॉल पे की, यानी उसने 95 में से 100 का शेयर था, 5 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 95 में से तीन कॉल्स तो आई नहीं, तीन कॉल्स आई नहीं, तो आया कितना है, सिर्फ 35 रुपीज तो एप्लीकेशन के समय पर उसने दिया होगा। एक शेयर पर उसने 35 रुपीज दिए थे, तो इंटू 100 कर दीजिए, तो आप बोलेंगे कि बिजनेस में उसने 3500 रुपीज के शेयर की पेमेंट कर दी थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने बाकी पेमेंट दी ही नहीं, हम उनके पैसे अपने पास रखकर फोरफीट कर रहे हैं, हम नहीं वापस करेंगे। उसे हम कहते हैं शेयर फोर फीचर। ध्यान से देखिए एवरीवन, क्योंकि शेयर 100 का था लेकिन हम डिस्काउंट पर देते हैं ना 5% के, तो वो कितना रह गया, 100 का 5% डिस्काउंट आ गया, तो हमारी वैल्यूएशन बन जाएगी कितनी, 100 का माइनस करेंगे 5 रुपीज तो 95 रह जाएगा। डन। सॉर्टेड एवरीवन, अब ये क्लियर है सबको। अब ये आ गया हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये देखिए इसका फॉर्मूला भी पूरा दिया हुआ है। अगर हमने शेयर पूरा इशू ही नहीं किया था, शेयर भी हमने आधा अधूरा तो इशू किया था, हमने शेयर का सिर्फ हाफ पोर्शन इशू किया था, तो जितना पोर्शन हमने इशू किया था 100 का, अभी लास्ट की कॉल तो हमने करी नहीं थी, तो मतलब 8000 रुपीज, 80 रुपीज हमने लोगों से मंगाए थे, उसमें से 5 रुपए डिस्काउंट के हो गए, और 20 रुपीज तो उन्होंने दिए ही नहीं। जो नहीं दिए वो एक तरफ हो गए, जो दिए थे वो सारे के सारे अब हम क्या कर रहे हैं, फोर, हमने नहीं वापस करने। ये रूल होता है, अगर किसी ने पैसे दे दिया हम वो पैसे वापस नहीं कर रहे, ठीक है। और क्यों नहीं कर रहे, देखिए क्या हुआ है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको जो पैसे दे दिए थे, अब उसने उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट नहीं दिए, तो अगर आप उसको पहले जो उसको सच्चाई से जो उसने पैसे दे दिए वो भी वापस करने बैठ जाओगे, कितनी गलत बात हो जाएगी। वट एवर ही हैज ऑलरेडी पेड हम उसको वो वापस नहीं करेंगे। दिस इज वॉट वी कॉल एज शेयर फॉर फीचर, हम वो पैसा अपने पास रख लेते हैं। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है XYZ कॉर्पोरेशन, अ न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी, डिसाइडेड टू गो पब्लिक, उसने 1 लाख शेयर लोगों के सामने रख दिए। हाउएवर दे रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन ओनली 90,000 शेयर। आपने लोगों के सामने रखे 1 लाख शेयर, उन्होंने 90,000 शेयर दिए, इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने सोचा था बहुत लोग खरीदेंगे लेकिन नहीं खरीदा लोगों ने, लेकिन 90 के ने तो खरीद लिया ना। द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेट दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 80,000 is required for full time issue. What should be the XYZ do in this situation? Everyone देखिए, अब यहाँ पर ना एक चीज याद रखिए, नॉर्मली क्या होता है अगर कुछ स्पेसिफाइड ना हो, तो अगर 1 लाख जितने भी आपके शेयर आप इशू करते हो उसका 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है।
ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो आपका शेयर होता है, अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो 90% हैज टू बी सब्सक्राइब्ड। अब आपने क्या किया, अगर आपने लोगों के सामने ही 1 लाख शेयर रखे हैं तो इसका 90% कितना हुआ, 90,000 हैज टू बी टेकन बाय पीपल। ठीक है, 90,000 आप मानोगे कि लोगों ने दिया है और आप उसके हिसाब से ही उनको शेयर दोगे। तो ये नहीं होगा कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 80 था तो हम 80 देंगे। अगर आपका इस केस में क्या होगा, अलॉट 90,000 शेयर्स एंड कीप द एक्सेस एप्लीकेशन, नहीं, आपका एक्सेस तो कुछ आया ही नहीं, तो अलॉट तो आपको इन एक्चुअल 90 ही करने हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा वैसा किसी ने और दे दिया होता तो हम रिफंड कर देते। तो मैं इसके अंदर मतलब आई विल गो फॉर पॉइंट नंबर डी, बट इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, आपके पास 90 है तो 90 ही आएगा। आप कोई एक्सेस मनी अगर कभी कोई दे देना तो आपको वो रिफंड ही करना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन इसमें एक्सेस तो वैसे भी नहीं आया, तो आप इसमें सीधा बेसिक चीज यही करेंगे कि लोगों ने 90,000 शेयर मांगे हैं, आप 90,000 शेयर ही दे देंगे, बिकॉज सेबी का रूल है कि जितने शेयर आप इशू करते हो उसका 90% हैज टू बी टेकन अप बाय द पीपल, ये रूल है। ठीक है, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द स्पेसिफिक एरिया, ये रूल है कि आपकी वैल्यूएशन ऐसे ही चलती है। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड। आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम इज 7, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम इज बेसिकली 200। नहीं, इसका ना आपका आ जाता है 100, तो आपका उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में इट इज बेसिकली 200, उसमें 100 होता है। और ये आया था आपका पार्टनरशिप में भी ना, मतलब पहले डिफाइन किया गया था और उसको भी ना कंपनीज रूल ने बाद में बोल दिया था कि आपका जो कंपनीज एक्ट के अंडर ना एक आया था 2014 के रूल्स, उसके अकॉर्डिंग चलता है। 2014 के रूल्स कहते थे कि ना आपके पास मिनिमम आपके 50 मेंबर से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस हिसाब से ना ये जो है इसकी वैल्यू ऑप्शन ए बनेगी, 2 and 200। ठीक है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। डन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना एक तरह से प्रैक्टिकल भी है, एक तरह से थ्योरी भी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल है बट बड़ा थ्योरेटिकल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर करंट एसेट्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. It is held primarily for future investment. It is not expected to be realized within 12 months after the reporting date, or it is cash and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to supply a liability for at least 12 months after the reporting date। कितना डेडली क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा। होता क्या है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको आप हेल्ड करते हैं बिजनेस के अंदर फॉर लेस देन 12 मंथ्स। एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो आपका रिकवर हो जाए ना, बस उसी को हम डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा अमाउंट है, उसके बाद का नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मली ये 1 साल के विद इन का ही सिस्टम रहता है। तो ये तो है कि ये 1 साल के अंदर एक ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाता है खत्म। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखते। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन करंट। तो करंट तभी तो बोलते हैं ना एक जल्दी से मिल जाने वाला पैसा। इट इज अ कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ये वाला भी आएगा कि नॉर्मली ये आपका उसी साल के अंदर का ही अमाउंट होता है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर बन जाएगा 1 and 2, नहीं 2 तो गलत है, 1 and 4 ये सही है, क्योंकि बीच के 2 गलत हैं, 2 और 3 गलत है। ठीक है ना, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू। वैसे से ज्यादा हो चुके हैं क्वेश्चंस, बीच में एक जगह पर ना अमाउंटिंग का वहां पर फर्क था। Which of the following statements are correct? AS 110 requires an entity that controls one or more entities to present consolidated statements. Investor controls an investee if the investor has the power over investee। मतलब इन्वेस्टर का, देखिए पेरेंट का अगर किसी सब्सिडरी को कंट्रोल कैसे करती है, वो या तो उसके सारे मैनेजर्स बाय कर लेगी, ठीक है, बोर्ड बाय कर लेगी उसका, या फिर वो उसके वोटिंग राइट्स बाय कर लेगी। तो जो पेरेंट कंपनी होती है उसको सब्सिडरी कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मर्ज करके दिखाना पड़ता है कि ये मेरी सब्सिडरी है। अ पेरेंट शेल बी कंसोल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय सब्सिडरी। नहीं नहीं, सब्सिडरी को हम थोड़ी फॉलो करेंगे, सब्सिडरी हमको फॉलो करती है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये ही एक आपका पॉइंट है जो मैं कह सकती हूँ कि गलत है।
सी तो गलत है। कंसोलिडेशन ऑफ इन्वेस्टी शेल बिगिन फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टर बिगिंस कंट्रोल, जब उसके पास कंट्रोल आया तब से ही आपको सब कुछ बताना होगा, ये बात तो सही है। तो चाहे कुछ भी होता रहे, प्रॉफिट्स हो लॉसेस हो दोनों केसेस के अंदर, और उसके बाद जब आपका कंट्रोल खत्म हो गया तब आपको नहीं बताना। तो ये तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, बस थर्ड गलत है। तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। अच्छा, if the total sources of funds is 20,000 and the application of funds is 25, मतलब हमें जो अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस से आया है वो 20 के है, और हमने पैसे अप्लाई कर दिए हैं 25 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, अगर मुझे ना पैसा मेरे 20,000 मेरे पास लॉन्ग टर्म से आ रहा था, मैंने 25 लगा दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर, इसका मतलब मेरे लॉन्ग टर्म फंडिंग को मैंने कहाँ से अरेंज किया, मेरे लॉन्ग टर्म का पैसा पड़ रहा था कम, मैंने शॉर्ट टर्म में से पैसा खींच के बाहर निकाला है और मैंने लॉन्ग टर्म में लगाया है। तो इसका मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल जो रेगुलरली पड़ी होती थी उसको मैंने रिड्यूस कर दिया 5,000 से, तब जाकर ये पैसे अरेंज हुए हैं। So it has decreased by 5,000, increased by 5,000, have no effect, और increase by 4,000 नहीं। जब मैंने अप्लाई 25,000 कर दिए, इसका मतलब जब मेरे पास पड़े 20 थे, इसका मतलब मैंने अपनी करंट वाली अमाउंट्स में से भी निकाल लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे कहीं पे कोई पेमेंट्स ना करनी पड़ जाए, वो रिस्की हो जाएगा। जब तक नहीं करनी पड़ रही तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर कहीं करनी पड़ गई फिर प्रॉब्लम है। ओके, ये आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ रेशो एनालिसिस। अज्यूमिंग करंट रेशो इज 2, तो हम ये मान लें कि हमारी करंट रेशो इज 2:1। तो मैं इसको ले लेती हूँ कि जी 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000, रैंडम अमाउंट चूज कर रही हूँ कि मुझे 2:1 रखनी है, तो मैंने अपनी बना ली। अब वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर द करंट रेशो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो चेंज। ये ना आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपकी रेशो है, क्या होगा इसका, तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है। दिस इज वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो यहाँ भी है, और आपके और भी बहुत सारे सिलेबसेस के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नंबर वन इज क्या आया इसमें, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। मैंने अगर कोई मान लीजिए क्रेडिटर को बोल दिया, मैं कहा सर ये लो पकड़ो पैसे, अब उस केस में क्या होगा, एक तो मेरा क्रेडिटर चला गया 5,000 का, तो मेरे कैश भी तो गया ना, तो दोनों जगह पर चेंज आया। तो मैं कहूंगी देखिए मेरे पास 15,000 रुपीज ऑन द डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड पर कितने रह गए, 5,000। कैन यू सी इस केस में क्या हुआ, मेरा रेशो इम्प्रूव हो गया, पहले कहाँ पर मैं 2:1 पे थी, और अब मेरा इंक्रीज होकर वो कहाँ पहुंच गया, 3:1 पे। Now this is related to the to the company there, don't related with the COVID or anything else ना। पेपर में बस याद क्या रखना चाहिए, वो वाला पोर्शन हम देखेंगे। डन एवरीवन, देख लिया। डन एवरीवन, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में तो मुझे दिख रहा है ये इम्प्रूव कर गई। सेकेंड केस कहता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर मैंने एसेट परचेज करा है तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा इस केस में मेरी करंट रेशो का, एवरीवन बताइए। अब करंट रेशो सेकेंड केस में मान लीजिए वही चल रही थी, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। अगर मैंने एक मशीनरी खरीदी, उसके लिए मैंने कैश में से ही निकाले होंगे पैसे, मेरे कैश में से कम हो गए 15,000 रुपए, आइडली मेरी करंट एसेट सिर्फ 5,000 रह गया, और लाइबिलिटी जो मैंने पे करनी थी वो 10,000 थी। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आ गया आपका करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी आपने डिवाइड करनी है, तो मतलब आपके पास क्या होगा, आपके पास 5,000 की करंट एसेट्स रह गए डिवाइडेड बाय 10,000, ये तो गिर गई वैल्यू, ये तो 0.5:1 पर आ गए, तो यहाँ पर तो डिक्लाइन हो गया। फर्स्ट इज इम्प्रूव, सेकेंड इज डिक्लाइन। थर्ड कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। अब जैसे किसी से पैसे आने हैं तो हमें
कैश कलेक्ट कर लिया उससे। हमारा कैसे बनता है ये? करंट रेशो का फॉर्मूला इज CA डिवाइडेड बाय CL। अब वो क्या कहता है करंट रेशो के फॉर्मूला में? कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। तो यहाँ पर वो चीज तो स्पेसिफाई नहीं है ना कि क्या हुआ, कहाँ से पैसे आए, कितने आए, लेकिन हमें ये पता है किसी कस्टमर ने पैसे दिए हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे करंट एसेट्स में एक इंक्रीज बुक हुआ है? बताइए। चलिए, अब इसको समझा देती हूँ। अगर हमने कैश कलेक्ट किया है तो मेरे पास कैश में यानी करंट एसेट में एक पैसे जुड़ गए, और लाइबिलिटी साइड में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्या कह सकती हूँ कि मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और करंट लाइबिलिटीज उतनी की उतनी है। डन एवरीवन। अब यहाँ पर क्या किया मैंने? कहना है कि मेरे करंट एसेट्स 2:1 की रेशो में थे। अब इस केस में क्या हो गया? जैसे लास्ट वाला, कैश क्रेडिट फ्रॉम द कस्टमर्स, जो आपने कलेक्ट किया तो आपके पास कैश के अंदर या बैंक बैलेंस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आया, हमने जो कलेक्ट करा है, हमारे पास कैश आ गया, और हमारा कोई कस्टमर चला गया। ठीक है, कस्टमर चला गया और उसके बदले हमको पैसा आ गया। अब इस केस में क्या होगा? अगर मेरे पास कैश ज्यादा आ गया तो ये तो अच्छी चीज है ना। तो अगर मेरे पास कैश आ गया तो मेरे पास वैल्यू में क्या होगा? ये कहते हैं इसमें सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ना जैसे 10,000 रुपीज का मेरा कोई डेटर था, उसने 10,000 रुपीज देने थे। अब उसने 10,000 रुपीज दे दिए, आपका मास्टर जो आ गया अकाउंट, वो खत्म हो गया एक तरह से। क्यों चेंज होगा? जो पहले जिससे मुझे पैसे आने थे आज उसने पैसे दे दिए। कोई नई ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रही है, कोई इनकम जनरेशन थोड़ी हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वो रहती है सेम। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कि आप बताइए कि चीज का क्या हुआ इम्पैक्ट, कि रेशोज में क्या होता है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आ गया आपका 19th क्वेश्चन। अब करें एक और क्वेश्चन। मतलब मैंने ना भी कोशिश की है, वो कहने को ये एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के अंदर से ही कम से कम आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस निकल आते हैं जो कि केस स्टडी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आपका 10,000 है और अर्निंग आपकी 500 है, और क्वेश्चन कह रहा है पीई रेशो निकालिए। पीई रेशो सुना है क्या होता है? पीई रेशो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स, यानी आपका एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, पीई रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आपका मार्केट प्राइस 10,000 डिवाइडेड बाय 500। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? मेरे पास आ गई 20:1। पीई रेशो इज 20:1, 5 2 10 होता है ना। तो मेरी वैल्यू आ गई 20:1। ये हमारी पीई रेशो है। ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट प्राइस कितनी ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज आपकी अर्निंग्स अच्छी जा रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कमाती है वो आगे देती भी तो अच्छा है ना। यही तो बेसिक रूल है इसका। अगला क्वेश्चन। अब कहता है एक्स वाई जी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग आइटम्स, उसके फॉलोइंग आइटम्स ये रही। आप करंट रेशो निकाल कर दिखाओ, ये पेपर में आ सकता है, करंट रेशो में से पेपर आता है। ठीक है, तो जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए क्या आ रही है। और बकल अप एवरीवन, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है अकाउंट्स करना। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा ब्रीदर भी ले सकते हो। मतलब जैसे वेन एवर यू आर स्टडिंग यू मस्ट कीप समथिंग विद यू। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम स्टडिंग और मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है तो देयर इज ऑलवेज टी गोइंग ऑन। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल पेन ज़रूर रखें, ताकि ना ऐसे क्वेश्चंस में ना बोर ना हो जाए। अपना कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रखें। छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती है पढ़ने में, है ना। तो डरना नहीं होता, मोनोटनी नहीं बिल्ड करनी होती, क्वेश्चंस तसल्ली से करने होते हैं, है ना। अब ज्यादा जब हैवी लगने लग जाए तो 2 मिनट ब्रेक लो और फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। और इसे हम पोमोडोरो भी कहते हैं, पोमोडोरो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 25 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक और फिर दोबारा कंटिन्यू। इससे आपका ना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इस्तेमाल करो, आपकी इच्छा, जैसे मर्जी पढ़ो, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकालिए करंट रेशो। करंट रेशो को अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। कैसे निकालोगे? कैश दिया हुआ है आपके पास 10,000 का, बिल रिसीवेबल है 70,000 का, फर्नीचर है 30 का,
क्रेडिटर है 20 का, कैपिटल है 90 का। क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशो निकालिए। करंट रेशो कैसे निकालते हैं? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। हमारे पास करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में रेगुलरली एसेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कैश उनमें से एक है, बिल रिसीवेबल उनमें से एक है। फर्नीचर करंट एसेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है, ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ना ही क्रेडिटर हमारा कोई करंट एसेट है और ना ही कैपिटल। लेकिन क्रेडिटर मेरा करंट लाइबिलिटी तो है, जिसको मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, वरना वो मेरा बिजनेस खत्म कर देगा। तो मेरे पास करंट एसेट कितने के हो गए? 70 + 10, 80,000 के मेरे करंट एसेट्स हो गए। और लाइबिलिटी कितनी हो गई मेरी? कितनी हो गई? लाइबिलिटी मुझे एक ही दिख रही है, वो है मेरी क्रेडिटर की। क्योंकि क्रेडिटर के अलावा बाकी सब चीजें लॉन्ग टर्म है। फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म एसेट है जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और कैपिटल भी उन्हीं चीजों को हेल्प करता है। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी करंट रेशो की। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी थी? 20,000। तो मेरा आंसर आ रहा है 4:1। ये रेशो में निकलता है, और वो भी एब्सोल्यूट रेशो के अंदर। इसे हम कहते हैं करंट रेशो। डन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज और आर करेक्ट? कंपाउंडिंग रेशो के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? एनुअली हम लोग जब कंपाउंडिंग करते हैं तो जैसे बोल दिया जाएगा हमारा इंटरेस्ट रेट कितनी बार निकलता है? एक ही बार तो निकलता है। ये तो ठीक है ना, 1 + r⁻n के उस पे चलते हैं हम, है ना। अब सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह देता है? सेकेंड वाला पॉइंट कह देता है कि आपने अगर क्वार्टरली किया है, क्वार्टर में कितनी बार, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। यानी फर्स्ट क्वार्टर निकला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने री इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट भी दिया होगा वो तो पूरे साल का दिया होगा, उसको भी पहले आप डिवाइड बाय 4 करोगे ना। 4 क्वार्टर्स के हिसाब से आप पहले आप उसको डिवाइड करोगे, और एक साल में टोटल आपके आते हैं 4 क्वार्टर्स, है ना। तो 4 क्वार्टर्स के हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा वैसे तो ये सही होगा क्वार्टरली के केस में ना। तो ये चीज़ आपकी गलत है इस केस में। अच्छा, इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट फिर उस हिसाब से सेकंड दिख रही है मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर 3 लिख कर बैठे हैं। आपकी कंपाउंडिंग तो 2 बार होती है ना। अगर आप जितने साल, सेमी एनुअल है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी। अगर आपकी वो आ जाता है किसी भी कारण, मतलब जैसे मंथली है तो हर मंथ होगा, तो डिवाइड बाय रेट को डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, और 12 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आपकी रिटर्न जाएगी उतनी बार उसकी कंपाउंडिंग भी तो हो रही है ना। 1 साल की पेमेंट आपको मिल रही है, उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, फिर आगे चलता है, तो उसको हम कह देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोन्स और किस चीज़ से ले रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या रहता है कि जो क्वार्टरली है, इट हैज़ द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द क्वार्टर्स। आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं। अप्रैल, सबसे पहले अप्रैल मई जून, देन इज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जैन फेब मार्च। तो ये आपके क्वार्टर्स बन जाते हैं, मतलब ओवरऑल 3 3 का बंडल एक बनता है। तो 4 बंडल बने, तो उस हिसाब से ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, ये आपका गलत है। ठीक है, बस यही वाला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा गलत आता है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग कौन सी होती है? वो कंपाउंडिंग जो हम लोग बार बार इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा किस में अवेलेबल है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा उसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? देखिए, अब यहाँ पर क्वार्टरली वाली में, अच्छा इसमें ज्यादा किस में आएगी, किसी ने बताया मेरे को? कंपाउंडिंग करोगे, मंथली कंपाउंडिंग सस्ती की एनुअल कंपाउंडिंग? मंथली कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो मेरा क्वार्टरली जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, यही गलत है। बाकी तो सारे ठीक है। ठीक है ना। Question number 24. An amount of rupees 40,000 for 3 years fetches a simple interest of 11%. Everyone, what is the total interest for after 3 years? Simple interest की valuation निकालिए। पेपर में हर बार आता है सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। कई बार पॉपुलेशन वगैरह पर भी आया हुआ है, मतलब आई थिंक फर्स्ट पेपर में ही उन्होंने पॉपुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके सेंसस के अकॉर्डिंग इतने टाइम बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। वहां पर आप कंपाउंडिंग यूज करेंगे, ठीक है ना।
अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक ही सेम प्रिंसिपल आपको हर बार इंटरेस्ट आता है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलती है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल इज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट आपका 11% है, और दिस इज फॉर 3 ईयर्स, है ना। तो P इंटू आर इंटू टी, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कितना आया, 40,000 इंटू 11% इंटू 3। मेरा टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का है जो मुझे मिल रहा है, वो बन रहा है 13,200 का। डन एवरीवन। इसकी वैल्यू, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 13,200। अगर आपने मुझसे ये पूछ दिया होता कि मैम मेरे को बताओ अमाउंट कितनी मिल रही है मुझे आफ्टर दीज 3 इयर्स, तो मैं आपको बोलूंगी देखिए आपने 40,000 दिए थे, उसमें मैं 13,200 और ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब आपका टोटल बन गया 53,200 रुपीज। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट आपकी जो भी वैल्यू होती है ना, सेम ही वैल्यू पर लगता है, बार बार इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं आता। डन। मैं क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, क्वेश्चन के आगे उसका एक और मतलब केस स्टडी एक और एक्स्ट्रा भी करवा रही हूँ, मतलब उसमें अगर कॉम्प्लेक्स केस स्टडी आ जाए तो कैसे करना है, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहिएगा, पेपर में डरना नहीं है अब। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने बोरो किए थे, राम ने बोरो किए थे 1,000 फ्रॉम श्याम फॉर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। आफ्टर 1 ईयर राम ने रीपे कर दिया श्याम को 200 रुपीज। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट दैट राम नीड्स टू पे श्याम फॉर द एंटायर 2 ईयर पीरियड। अच्छा, मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने को बोला है। अगर मुझे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट ही निकालने को बोले, तो मेरे पास क्या है, 1,000 के ऊपर हमारी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी जी। अब यहाँ पर कैसे आएगा, इसको हम लोग जब निकालते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या होगा इसका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला होता है ना। तो इसका क्वेश्चन की वैल्यूएशन निकालिए। तो हम लोग रीपे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम तो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। तो पहले 100 इंटू 10% निकाल लीजिए, देन आपके पास कितनी वैल्यूएशन आई। देखिए वैसे तो 2 ईयर्स का आपका टोटल अमाउंट आ गया ना, 100 इंटू 10%, आपका दिस इज फॉर 1 ईयर है ना। 1 ईयर का आया, तो फर्स्ट ईयर में आपने कितने देने थे, आपको इंटरेस्ट राम ने बोरो किए थे टोटल 1,000, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से इंटू 1 बाय आप 12 कर दीजिए। ये कितना आ गया, अच्छा ये तो 1 साल का ही आ गया ना पूरा। नहीं, इसमें आपको 1/12 नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे साल ही इस्तेमाल हुआ है। जब ये पूरे साल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये आपका 1 आया। तो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपीज। लेकिन सेकेंड ईयर में कितने रह गए, अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास सेकेंड ईयर में आपके पास वैल्यूएशन कैसे होगी। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट दैट राम नीड्स टू पे श्याम फॉर द एंटायर 2 ईयर पीरियड। वैल्यूएशन कैसे निकलेगी इसकी। अब ये तो वैल्यू हो गई हमारे फर्स्ट ईयर की, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो 100 रुपीज आए, इसके बाद क्या। अब मेरे को ये पता है कि 1,000 रुपीज का प्रिंसिपल था, इसमें से सेकेंड ईयर के बिगनिंग में मैंने 200 रुपीज पे कर दिए, यानी सेकेंड ईयर के लिए, ये मेरा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल रह गया था 800 का। तो 800 पर जब मैं 10% निकालूंगी फॉर 1 ईयर, वो वैल्यू आई 80 रुपीज। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरी टोटल सिंपल इंटरेस्ट था 100 + 80 रुपीज। हम इसमें ये अज्यूम करके चलेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो मतलब ये जो हमने 200 रुपीज पे किए हैं, ये इंटायरली प्रिंसिपल की तरफ है। फिर आपकी वैल्यूएशन आएगी 180 रुपीज की। ठीक है, सिंपल बट एन इम्पैक्टफुल क्वेश्चन, क्योंकि आपने 200 रुपीज पे कर दिया ना बीच में, तो हमारा फर्क आ गया। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन,
आपको क्वेश्चन कहता है कि द परपेचुअल बॉन्ड हैज अ करंट यील्ड ऑफ 6%, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड की ड्यूरेशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली 1/r। परपेचुअल बॉन्ड, जो हमारे बॉन्ड्स लाइफ टाइम के लिए चलते रहते हैं ना, इनकी कोई मेच्योरिटी डेट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तभी वो परपेचुअल कहलाते हैं। तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकलती है, आप 1/6% कर दीजिए। तो 1/6 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.67, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.67 ईयर्स। दैट्स द फॉर्मूला फॉर परपेचुअल बॉन्ड्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बट अगेन थॉट ब्लॉक आता ना कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, तो हम छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने नहीं चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। डन एवरीवन। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका बॉन्ड वैल्यूएशन से, और ये केस स्टडी फॉर्मेट पर आते हैं। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया। The bond with the face value of 1000 offers an annual coupon of 8%, paid semi-annually, matures in 5 years. The required rate of return is 6%. Given PVIFA है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले प्यार से समझ लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 रुपीज। आपका एनुअल कूपन रेट है 8%, यानी हम क्या कहेंगे कि हमारा कूपन रेट जो है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो 8% है। पेड सेमी एनुअली, पूरे साल में हम सेमी एनुअली पे करते हैं, यानी 8% अगर पूरे साल का है तो एक टाइम पर 4% पे होता है। ठीक है, और एक बारी में हमें कितना आ रहा होगा, मतलब एक साल में पहले 400 आया, उसी साल में दूसरा 400 आया, सेकेंड ईयर में फिर आपका ऐसे ही करके पैसे आ रहे होंगे। 5 ईयर्स तक आपको ये ऐसे ही पैसे आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप क्या निकालिए, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। जो हम डिस्काउंटिंग के लिए फैक्टर यूज करेंगे ना, वो 6% यूज करेंगे, बिकॉज वो हम चाहते हैं, ये हमारा YTM है। PVIFA यानी पूरे इन पर्टिकुलर जब हमें अमाउंट आ रही है, ये 5 ईयर्स तक लगातार आ रही है और हर साल में 2 बार, यानी आपकी 10 वैल्यूज के हिसाब से वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि वो बनेगी 8.1109। और देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में यानी 1 2 हो गया आपका 400 3 4 हो गया आपका 400 ऐसे करते करते जब आपका नंबर 10 ईयर आएगा, उसमें क्या होगा, क्योंकि 5 ईयर्स है और 10 टाइम्स आ रहा है ना, तो जब 10th टाइम आएगी, एक तो 400 रुपीज वापस आएंगे, और जब हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, पहले साल में 400 इकट्ठे आए, सेकेंड ईयर में फिर आपको 400 आए, थर्ड ईयर में फिर वही हुआ, फोर्थ में फिर वही हुआ, फिफ्थ में आकर आपको एक तो लास्ट आपको इंटरेस्ट आया, और याद रखिएगा उसके साथ में आपको आपके 1000 रुपीज भी वापस आए हैं। फर्क होता है ना, अगर आप बॉन्ड देते हो तो बॉन्ड के वैसे भी वापस आते हैं। तो वो कहते हैं उस टाइम का PVIF, यानी आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो 1 रुपए की वैल्यू होगी 0.6756 है, और यहाँ वाली की भी 0.6756 है। इन चारों का मतलब इन 10 टाइम्स का जो PV फैक्टर है उन्होंने दे दिया, वो आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका PV फैक्टर है 8.1109। PV फैक्टर क्या होता है एवरीवन, एक होता था कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होता है आज हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं 10 साल बाद वैल्यू क्या होगी, वो तो निकाली जा सकती है। क्या करना है, P1+R⁻n करके आगे चले जाइए। व्हाट इफ मेरे को 11th ईयर की वैल्यू है, 12th ईयर की वैल्यू दी है, मुझे उसको आज पर लेकर आना है। आप कैसे आओगे आज पर, तो आप क्या करोगे, जो आपने चीज मल्टीप्लाई की है अब आप उसे डिवाइड कर दोगे, यानी फ्यूचर वैल्यू से आप 1+R⁻n कर देते हो डिवाइड। तो जब आप डिवीजन करते जाओगे, वो वैल्यू आपकी डिवाइड कर करके टोटल 8 साल के सारे इंटरेस्ट को आप डिवाइड करके होगे, तो आपकी वैल्यू बन जाती है 8.1109। मतलब मैं कह सकती हूँ 400 रुपीज के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ रहा है 8.1109। और लास्ट ईयर में मुझे मेरे 1000 रुपीज भी वापस मिल रहे हैं, और फिफ्थ ईयर के टाइम पर यानी जब हमारी 10th पेमेंट आ रही है, उस टाइम के हिसाब से अगर आज मैं बोलती हूँ मैंने पता नहीं आज कितने डाले, लेकिन उस टाइम पर मुझे जितने रुपए मिल रहे हैं उसकी वैल्यू आज कितनी है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 टाइम जब ये 10th टाइम आएगा, या 5 ईयर बोल रहे हैं जिसको हम, कि 5 साल बाद मेरे को पैसे आएंगे, मैं बोल रही हूँ 5 साल बाद मुझे जो 1 रुपये आने वाला है ना, उसके अंदर से अगर मैं इंटरेस्ट खत्म करती जाऊं, आज तक वापस लेकर आऊं कि आज मैं कितने रुपए डालूं कि वो कल को 1 रुपया बन जाए, वो वैल्यू आपकी दे रखी है 0.6756। बेसिकली
अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप फ्यूचर में जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दी होती है तो आपको प्रेजेंट में आना होता है। तो जो आपने पहले चीज मल्टीप्लाई की होती है वही सेम चीज आपको डिवाइड करनी होती है। जितनी बार आपने कंपाउंड किया था उतनी बार आपको डिस्काउंट करना पड़ता है। क्वेश्चन ने सब कुछ दिया ही हुआ है कि 1000 रुपीज से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 रुपी की वैल्यू आज कितनी है? 0.6756 है, जो हमको 5 साल बाद मिल रहा है। तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? बॉन्ड की वैल्यू आ गई, एक तो 400 रुपीज इंटू 8.1109। जो पेड क्लास में आता है आपको याद ही होगा ये वाला पॉइंट ना। ये मैंने आपकी क्लास में बताया था कि कई बार हम पर एग्जामिनर मेहरबान हो जाए तो ये एन्युटी फैक्टर की वैल्यूज देता है। जैसे इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 1000 इंटू 0.6756। मेरा टोटल बन गया, दिस इज बेसिकली 675.6। अब जिन्होंने ये पहले किया हुआ है उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने ये पहले नहीं किया हुआ उनको प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट, 400 इंटू 8.1109, ये वैल्यूएशन हमारे पास आनी चाहिए थी। एक मिनट, 1000 का 8% है ना? अच्छा, ये 40 आएगा ना? नहीं, आ तो ठीक रहा है। 1000 का 4% आपका आ गया, 1000 का 8%। मुझे मेरी गलती मिल गई, ये मैंने जो एक एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया ना, ये मेरी गड़बड़ थी। 1000 रुपीज है ना, तो 40 रुपीज आ रहे हैं हर बार। तो ये वाला पोर्शन मेरा था गलत। सी, जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, गलतियां सबसे होती हैं, पर डरना नहीं होता इनमें। जब आप कैलकुलेशन करने बैठते हो आपको दिखता है कि ये तो कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो जब गलती दिखे उसको ढूंढिए और उसको सही कीजिए। इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ द फैक्ट कि आप गलत कर रहे हो ना, आप चीज कभी सही नहीं कर पाओगे। आपसे गलती हो रही है, उसको ढूंढो और उसे करेक्ट कर लो। अब मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, ये मेरा 324। ठीक है, अब ये आ गया मेरा एक तरह से 324.436, है ना? 40 का इंटू 8.1109 किया, ये मेरा 324 रुपीज आया, और सेकंड मेरे पास 675.6 रुपीज आए। मेरी वैल्यू बन रही है पूरे 1000 रुपीज की, और मेरी वैल्यूएशन बन जाएगी इसकी सी। दिख रहा है क्वेश्चन क्या किया मैंने? मेरे को हर साल 40 रुपीज एट अ टाइम आने वाले थे। उस 40 को मैंने पिक किया, मल्टीप्लाई किया मेरे पीवीआईएफ से, यानी मेरे फैक्टर फॉर दोज 10 ईयर्स। क्योंकि 40 रुपीज हर साल आया है तो ठीक है, हर साल के दो बार हर साल में आया है, तो मैंने उसकी टोटल कर दिया। और एंड में आकर मुझे जब 5th ईयर खत्म हो रहा होगा तो मेरे को 1000 रुपीज भी मेरे वापस मिल रहे हैं। उसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पर है 6.6756। तो मैंने बोला कि मेरे को जो इंटरेस्ट आया उसका टोटल पीवी फैक्टर बना 3 to 4, यानी मेरे फ्यूचर में आने वाले इंटरेस्ट की आज वैल्यू है 324 रुपीज। फ्यूचर में आने वाले 1000 रुपए की आज की वैल्यू है 675.6। तो उसकी वैल्यू आज है 1000 रुपीज। तो जितनी की हमारा वो था शेयर था, उतने का ही हमें एक तरह से मिल रहा है। इट इज एक्चुअली 1000.036। ठीक है, बट नियरेस्ट वैल्यू निकल के आ रही है, तो यही हम इसमें फॉलो कर लेंगे। डन। एक्चुअली ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर भी जा रही है 1000.036 की। ये ना आपको मिलेगा भी, अगर आप आगे क्वेश्चंस में कहीं आपने किया हो ना बॉन्ड वैल्यूएशन। अगर पहली बार कर रहे हो और आपको इसमें डर लग रहा है फिर तो छोड़ देना। जिन्होंने ये पहले किया हुआ है उसको याद रखना, जब आपको उम्मीद 6% की थी, कंपनी ज्यादा दे रही है, तो आप नॉर्मली हल्का सा ऊपर होते हो उसकी वैल्यूएशन में। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकन बिजनेस नीड्स टू एक्सचेंज 10,000, आपके पास क्या दिया हुआ है? 10,000 यूरो है, इनटू US डॉलर्स, यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइडेड। तो आपके पास डायरेक्ट रेट दिया हुआ है, डायरेक्ट कोट है, और इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, विच ऑप्शन करेक्टली शोज हाउ मच US डॉलर्स द कंपनी विल रिसीव। इनमें से कौन सी वैल्यूएशन है जो आपकी बताती है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे? देखिए, आपने एक बिजनेस, एक एन अमेरिकन बिजनेस एक्सचेंज नीड्स, उसको चाहिए 10,000 यूरोस।
अब क्या होता है, अगर उसको 10,000 यूरोज चाहिए तो मतलब 1 यूरो में कितने आपके डॉलर्स होते हैं, आप उसके हिसाब से चलिए। ये ना पहले ही कहते थे कि आप ना इनडायरेक्ट कोट यूज किया करो। जब आपकी जो करेंसी है, आपकी करेंसी लेफ्ट साइड पर हो, आप तब उसको वैल्यूएशन निकालो। ठीक है, सॉरी ये रहा। इसको ना एक सिंप्लीफाइड वे से बताती हूँ। इंडिया इज ऑलवेज राइट, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, डायरेक्ट कोट जो होता है वो होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, कौन सी, डोमेस्टिक करेंसी, वो राइट साइड पे होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। अगर वो उस तरफ ना हो तो होगी इनडायरेक्ट कोट। तो याद इतना ही रखना है, इंडिया इज ऑलवेज राइट। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के केस में उसकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, यूएस डॉलर्स, तो यहाँ पर वो राइट पे है। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको करेंसी की एक्सचेंज निकालनी है, हमेशा आप इस्तेमाल कीजिए डायरेक्ट कोट को। अब डायरेक्ट कोट यूज होता है, तो अगर हमें बोला जाए कि मुझे 10,000, मेरे पास 10,000 यूरो है जी, मुझे डॉलर चाहिए, तो अगर 1 यूरो 1.15 डॉलर्स का है, तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया 1.15 से, वैल्यू क्या आ गई, 11,500। क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ था तो था नहीं। क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपके पास अगर 10,000 यूरो है, आप कहते हो कि इस यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करके बता दो कितने होंगे, तो बस वो निकाल दिया। ठीक है ना, गॉट द पॉइंट एवरीवन। आपके पास यूरो है, आप यूरो के बदले कह रहे हो कि मेरे को डॉलर दे दो, बिकॉज मैं अमेरिकन हूँ और मुझे डॉलर चाहिए। ओके अब आ रही आती है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाले टॉपिक मेरे को लगता है पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, WACC इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, जैसे क्वेश्चन कहता है इक्विटी 10 लाख की है, डेट हमारा 5 लाख का है, तो इसका मतलब आपका टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो रहा है 15 लाख। तो टोटल अगर 15 लाख है, इक्विटी की परसेंटेज कितनी आई, यानी 10 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए 15 लाख को, परसेंटेज में निकालेंगे तो बोलेंगे इक्विटी मेरी 66.67% है, और डेट मेरा कितना है 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। परसेंटेज में आया दिस इज 33.33%। ये आपका इसका वेट निकल गया। ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चन बोल देता है कि आप ना क्या निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो आपके पास एक तरीका है कि आप इनकी वेट्स निकाल लो और आप बोलो कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, डेट की कॉस्ट दी हुई है 12%, आप बोलोगे 12% इसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय डेट का वेट कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 33.33, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, इक्विटी का 8% है, और उसका वेट कितना है 66.67। मतलब आई कैन से 1/3 जो है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, 1/3 आपका वो डेट है, और कितना आ गया आपका 2/3 आपका इक्विटी है। यही निकल के आएगी वैल्यू, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिर्फ एक हिस्सा 1/3 आपका टोटल है, 15 लाख आपका टोटल है, उसमें डेट आपका कम है और इक्विटी आपका ज्यादा है। तो आप कह सकते हो दिस इज 4 + 8 × 2 डिवाइड बाई 3 कर दें, तो मेरे पास आएगा 5.33। तो उसके हिसाब से वैल्यू कितनी बनी 9.33। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर कुछ ना बताए तो आपको वेटेज निकालनी है डेट की, वेटेज निकालनी है इक्विटी की, और वैल्यूएशन निकाल लेनी है, विच गिव्स यू अ टोटल ऑफ 9.33। ठीक है, आपने क्या किया, 10 + 5 टोटल बन गया 15 लाख, 15 लाख 10 लाख डिवाइड बाय 15 किया तो आपको वेट मिल गया इक्विटी का, 5 लाख डिवाइड बाय 15 किया आपको मिल गया कितना, डेट का वेट मिल गया। तो जब दोनों के वेट मिल गए तो आपको वेट इनटू रेट करना है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिवली, डेट के साथ डेट का वेट, इक्विटी के साथ इक्विटी का वेट, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 9.33। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बिकॉज ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बुक में ऑलरेडी गिवन भी है। ठीक है, डन एवरीवन। ओके जी, अब आगे चले। अब ये आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है CAPM मॉडल से। CAPM मॉडल अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसमें से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बन के आ सकता है।
अब ये कहता है XYZ कॉर्पोरेशन, अ पब्लिकली ट्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इज इवैल्यूएटिंग इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी कैपिटल अंडर CAPM मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहता है आपको, एक होता है बिना रिस्क के जो आपको रिटर्न आती है, एक आप रिस्क लेते हो तो एक बीटा आता है, यानी बीटा होता है हमारा हम कितना ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं मार्केट से। मार्केट ऊपर गई, हमारी मार्केट हिल गई एकदम से, अच्छा एकदम से कोई वॉर आ गया, कुछ हो गया, तो हमारी मार्केट इम्पैक्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं हम सेंसिटिव हैं। तो वो कहते हैं वो बीटा सेंसिटिविटी होती है। आप मार्केट से कितने सेंसिटिव हो तो वो बीटा होता है। और एक होता है अगर मार्केट का रेट जो आपको ज्यादा मिलता है और उसमें से आप माइनस क्या कर रहे हो, रिटर्न जो रिस्क फ्री है। जैसे आपने बोला मार्केट में पता है मैम 14% मिलता है अगर मैं रिस्क उठाऊं तो। मैंने कहा देखो बिना रिस्क के आपको यहाँ पर 6% मिल तो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि देखिए मैम इस हिसाब से 8% की रिटर्न्स मिलती है ना, जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग अ रिस्क। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि आप रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलती है। ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको अगर क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन में आ रहा है द कंपनीज इक्विटी बीटा, बीटा उन्होंने दिया हुआ है वो आपका 1.5 है। फिर क्वेश्चन कहता है जो रिस्क फ्री रेट है वो 15% है। अगर आप कोई रिस्क ना लो तो 15% तो मिल ही रहा है, ठीक है। और मार्केट का एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इज 20। मार्केट को अगर आप रिस्क लोगे तो 20% पर हो, नहीं लोगे तो 15% पर हो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा रिटर्न जो है वो किससे कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे 5% किसका मिल रहा है, मेरी रिस्क उठाने का। तो आप बोलोगे 1.5 इंटू 5, परसेंटेज पे मत कीजिए क्योंकि सब कुछ ही परसेंटेज में चल रहा है। तो आप बोल दीजिएगा ये आएगा 15%, इससे आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 7.5%, मतलब इसमें ऐड कर देंगे। तो आपका टोटल कितना बन गया, प्लस 15 करा 22.5, ये हमारा बन गया टोटल। डन एवरीवन, दिस इज CAP मॉडल। ये मुझे एक्सपेक्टेड है पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पेपर में आता है, CAPM मॉडल, WCC मॉडल, ये पेपर में आते हैं। और ये टॉपिक्स मैंने बनाए भी कुछ इस तरह से कि आपको ये बुक से ही मिलेंगे। डन। चलिए आगे चलें जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। इसका आंसर आया आपका डी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन। ये ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, एक आपका प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ स्पैन है 4 years, आर एज अंडर। 52,000 का हमारा वो है नेट प्रॉफिट, फिर है 56 का, फिर है 59 का, फिर है 57 का। आपने 4 साल काम किया, 4 साल आपके प्रॉफिट बन गया 52, 56, 59 एंड 57। तो इसका टोटल कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली, इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 16 लाख, आपने 16 लाख लगाए, आज 4 साल आपने पैसा कमाया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है। बहुत आसान है इसको निकालना। आप क्या कीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा और उससे आपने डिवाइड करना है एवरेज ही इन्वेस्टमेंट का। बट इन्वेस्टमेंट तो आपके पास 16 लाख ओवरऑल दी हुई है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो आप कह सकते हो कि 16 लाख को डिवाइड बाय 2 कर दूंगी तो मेरे पास एवरेज क्या निकल गई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 के हिसाब से 8 लाख रुपीज की। और मेरे पास किसका एवरेज निकालूं, इनका भी एवरेज निकालूं, टोटल किया डिवाइडेड बाय 4। यानी फर्स्ट ईयर में 52,000, सेकेंड ईयर में 56,000, थर्ड ईयर में 59, फोर्थ ईयर में 57, टोटल बन गया 2,24,000। अब इस 2,24,000 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो मेरे को पता है कि मेरे को मिलते हैं 56,000। तो 56,000 मेरे को रिटर्न मिल रही है जब मैंने ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपीज लगवाए हुए हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, मेरे को तो रिटर्न ही बहुत कम आ रही है। मुझे रिटर्न मिल रही है सिर्फ 7% की। तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिटर्न नहीं है। तो ये आ गया आपका पोर्शन, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इजी टॉपिक, पेपर में पूछा जा सकता है और ये बुक का ही क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन ये रहा, ये बुक में से ही क्वेश्चन है एवरीवन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन अप फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन। डन एवरीवन, चलिए
अब हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है पे बैक पीरियड से। आई एक्सपेक्ट पेपर में पे बैक पीरियड से क्वेश्चन आएगा। एबीसी कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख है, एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लोज आपका 30,000 है, और प्रोजेक्ट की लाइफ आपकी 5 ईयर्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टाइम में आपको पैसे इसके वापस आ जाएंगे। अगर आपको वो निकालने को बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? वैसे इसमें लिखना होना चाहिए कि व्हाट इज द पे बैक पीरियड। इनिशियली आपने कितने लगाए? 1 लाख रुपीज। आज 0 ईयर पर आपने लगा दिए 1 लाख। हर साल आपको 1 2 3 4 जितने भी टाइम का हमारा है, हमें आ रहे हैं 30,000। कितने टाइम में आपके पैसे पूरे रिकवर हो रहे हैं? आप कैसे निकालोगे? अगर 1 लाख रुपीज हमने रिकवर करने हैं और हर साल 30,000 हमारा रिकवर हो ही रहा है, तो 3 ईयर्स में हो गया ना ये पूरा। कैसे करोगे आप? 1 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, तो आपके पास उप्स 33.33 आया ना, वो मतलब 3.33 ईयर्स में आपका वो पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। दिस इज यूनिफॉर्म पे बैक, यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। हमें एक अमाउंट आनी है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि सर मेरे को ना 10 डेज में मेरे पैसे रिकवर हो सकते हैं। कहते कैसे? मैं कहा हर दिन 1 1 रुपी आएगा। आपकी वैल्यू निकल आएगी कि ठीक है 1 रुपी आना है, 10 रुपीज टोटल दिए हुए हैं, तो 10 बना, काम खत्म। वही सेम चीज यहाँ है, हर साल आपको 30,000 ही आना है। आउट ऑफ आपको टोटल 1 लाख रुपीज रिकवर करना है, तो 1 लाख से डिवाइड किया, निकाल लिया हमने उसका पे बैक पीरियड। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक पे बैक पीरियड, राइट? चलिए यहीं पर आज मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर ये सेशन आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पाया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल्स इतने बुरे भी नहीं होते, बट हाँ इसके लिए बेस बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो विद दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव नोट मैं आज अपना सेशन एंड करती हूँ। और मैं आपको वीडियो के एंड तक रहिएगा, बिकॉज मैं आपको ना दो चीज़ें दिखाने वाली हूँ। एक, अगर आप हमारे कोर्स बाय करना चाहते हैं तो, और अगर आप हमारा वो बाय करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर आर न्यूमेरिकल सेशन, जो हमारा यू वांट टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज एक्चुअली। ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन आपका ये पूरा हो चुका है, और इसके साथ में आप अगर हमारे कोर्सेज लेना चाहेंगे तो you have to go on to our website. So let me take you to the website first. So if you go to the website, that is edutab.in, आपको, अगर आप edutab.in पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, where you can find all the specific courses there. Just go on to edutab.in, और यहीं पर भी आप हमारे उसके लिए भी एनरोल कर पाएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट, तो वो भी आप यहीं पर देख पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आफ्टर दिस मैं आपको वो शो भी कर दूंगी। जैसे आप जेबी कोर्सेज में गए, आपके पास इस टाइम अवेलेबल है हमारे कैप्सूल कोर्स, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिन रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू वन शॉट मॉड्यूल ए का कंप्लीट, मॉड्यूल बी का कंप्लीट, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आप प्रिपेयर कर पाएंगे अपने पेपर के लिए थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियोस। पीवाईक्यू भी है इसके अंदर, कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं, कंसेप्चुअल क्लासेस भी हैं, फुल लेंथ भी है, सब कुछ है इसमें। तो दिस इज़ वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट। देन हमारे पास, अगर हम जाते हैं, अगर आपको लगता है यू वांट टू गो विद द लाइव वंस, तो आपके पास लाइव भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं। आरबीडब्ल्यूएम, आई एंड आईएफएस तो हो चुका है, तो हमारे पास पीपीबी, इन सब के आपके पास सुपर क्रैश कोर्स यानी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जिसके साथ में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स जो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो इफ यू रियली वांट टू गो अहेड विद दीज एनी विद दीज कोर्सेज, तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से बाय कर लीजिए। यहाँ पर आप कोड यूज कर सकते हैं JIB80, और आप परचेज कर सकते हैं हमारे रिस्पेक्टिव कोर्सेज। और अगर आप आपको लगता है आफ्टर एनरोलिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, आपने वो फुल मॉक टेस्ट दे दिया वन, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, आई वांट टू गो अहेड विद समथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड एंड एनरोल, हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। उसमें PYQs और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप जाकर बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस मैं अपनी सेशन को एंड करती हूँ, बट बिफोर आई एंड द सेशन, मैं आपको एक बार जो एनरोल करने का तरीका है फॉर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ आर टेस्ट सीरीज, वो जो मॉक टेस्ट है जो आप सबके लिए फ्री अवेलेबल है, वो उसका प्रोसेस आपको इसके एंड में दिखा देती हूँ। उसको देख कर जाइएगा, दैट इज रिलेटेड टू द आई एंड IFS। वैसा ही आपके पास AFM का भी है, और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस इसके बाद मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ पोर्शन। दिस इज रिकॉर्डेड बाय
सुरेंद्र सर, तो आप उसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या आपका प्रोसेस है। सेम प्रोसेस आपका एएफएम में भी है, तो जिन्होंने पहले आई एंड आईएफएस का दिया हुआ है तो वो तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और एनरोल कर लीजिएगा। तो आपको कहाँ जाना है, अगर आपके ऊपर है, आप एनरोल करना चाहते हैं और सिर्फ वो टेस्ट देना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है एंड यू आर ऑल गुड टू गो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू एवरीवन। जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और जल्दी से लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और इनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट एंड हियर इट गोज। हेलो दोस्तों, जैसे ही आप मॉक टेस्ट के लिए जो लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो खुलकर दिख जाएगा। सो हियर यू कैन सी द मॉक टेस्ट इज रेडी फॉर यू टू अटेम्प्ट, बट इसमें आपको बाय बंडल एनरोल बंडल दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी। तो इफ़ यू वांट पूरा मॉक टेस्ट आप बाय कर सकते हैं, बट टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट फ्री यू हैव टू एनरोल इनटू दिस बंडल। तो अब यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है एंड वॉट एवर यू वांट टू बी एज योर पासवर्ड, उसको एंटर करके ऑन द स्क्रीन यू कैन साइन अप। ठीक है, ये साइन अप पे क्लिक करते ही Now once you have done this, you can enter your valid Gmail या फिर जो भी मेल आईडी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं एंड जो भी पासवर्ड आपको सही लग रहा है उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन साइन अप। नाउ यू विल सी दिस पर्टिकुलर पेज एंड यहाँ से आप स्टार्ट लर्निंग पे दबा सकते हैं एंड इस अपनी ईमेल आईडी से वेरीफाई करने के बाद यू कैन एक्सेस द फुल लेंथ मॉक टेस्ट और आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, वंस यू हैव वेरीफाइड एंड आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव अहेड। ठीक है, हियर यू कैन सी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आई एंड आईएफएस। इसके जो ट्रायल टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट कर सकती है। टेक टेस्ट पे दबाकर 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस यहाँ पर 2 आवर्स के ड्यूरेशन के हैं। यू कैन मूव इनटू द टेस्ट एंड अटेम्प्ट इट। ठीक, सो नॉट जस्ट आई एंड आईएफएस, आप बाकी कंपोनेंट्स के भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड हियर यू कैन जस्ट सी द रेस्ट ऑफ द फुल एंड मॉक टेस्ट। आरबीडब्ल्यूएम, पीपीबी, एएफएम, इनके भी पहले जो टेस्ट है वो ट्रायल है। तो फ्रॉम हियर यू कैन अटेम्प्ट द फुल एंड मॉक टेस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।